हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो वरुण जेई एडवांस्ड बैच में 2025 में सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स क्लासेस में। बेटा उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर हम लोग कर रहे थे, 2 लेक्चर्स हमारे हो गए हैं। आज बारी है बेटा लेक्चर नंबर 3 की, जहां पे हम इस चैप्टर को समराइज करेंगे, है ना। बचा कुचा जो होमवर्क के क्वेश्चंस थे वो डिस्कस करेंगे और साथ में पीवाईक्यूज एडवांस्ड के करेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इस बैच में। मैं देख रहा था आप लोगों के कमेंट्स वगैरह, मैं रेगुलरली पढ़ता रहता हूं बेटा, और बहुत बढ़िया लगता है जिस तरह से आप लोग डिस्कशन करते हैं, उसमें अपने अपने मेथड्स बताते हैं। सभी बच्चे बेटा पार्टिसिपेट करें, जो लोग भी नहीं कर रहे हैं आप भी करो, डरो मत। कोई बात नहीं, गलत होगा ना ज्यादा से ज्यादा, क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। उससे आप सीखने को मिलेगा, आपको आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। जब आप अपने मेथड्स बताना शुरू करोगे ना, तभी एग्जाम में आप अपने मेथड्स कॉन्फिडेंटली अप्लाई करेंगे। चाहे वो सही हो रहा है गलत अभी हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे ऐसे ही बेटा इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 पीएनसी का। कल हमने खूब सारे ब्रेन टीजर्स करे थे। आज सबसे पहले तो होमवर्क के ब्रेन टीजर्स करने से पहले एक छोटी सी चीज हमें डिस्कस करनी है। एक छोटी सी चीज डिस्कस करनी है, जो ब्रेन टीजर नंबर 18 है, इसको लेके काफी सारा डिस्कशन हो रहा था कल चैट सेक्शन में। मैं देख रहा था बहुत बढ़िया बढ़िया डिस्कशंस हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि मतलब उल्टी सीधी बातें चल रही हो, प्रॉपर पढ़ाई के बढ़िया मेथड्स लोग बता रहे थे। तो इसमें एक जो मेजर कंफ्यूजन बच्चों को था वो ये था कि देखो, क्वेश्चन एक बार रिवाइज करा देता हूं। जिन लोगों ने नहीं किया है ये क्वेश्चन, पहले इसको कर लेना, उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा जो मैं बोलने वाला हूं। देयर आर 4 बास्केटबॉल प्लेयर्स ABCD। इनिशियली द बॉल इज विद ए, तो शुरू में बॉल ए के पास है, सबसे पहले बॉल ए के पास है, ठीक है। और बॉल इज ऑलवेज पास फ्रॉम वन पर्सन टू डिफरेंट पर्सन। एन इज द नंबर ऑफ वेज द बॉल कम्स बैक टू ए आफ्टर 7th पास। अब इसमें एक कंफ्यूजन ये था कि सर 7वें पास के बाद तो ए के पास आनी है, क्या बीच में आ सकती है या नहीं आ सकती। जैसे मैंने आई थिंक मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने लेक्चर के बीच में शायद ये बोल दिया था कि बीच में नहीं आ सकती, विच वॉज रॉन्ग, मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। एक्चुअल में मैंने जो सॉल्व किया था और जो क्वेश्चन है वो यही है कि भाई बीच में भी ए के पास आ सकती है बॉल, ठीक है। 7वें पास के बाद तो ए पे होनी चाहिए, बीच में भी आ सकती है, कहीं ना कहीं ए के पास आए ना आए डजंट मैटर। तो अब इसमें हो रहा था कि अगर सर ए के पास नहीं आती, फिर आप लोग एक मेथड बता रहे थे कि सर सबसे पहले ए पे है, फिर उसके पास 3 तरीके हैं पास करने के, BCD, है ना। BCD में से तो फर्स्ट पास कैन बी डन इन 3 वेज। अगर ए के पास बीच में नहीं आती, जो कि क्वेश्चन नहीं है, बट अगर ये होता तो आप लोग चैट में बता रहे थे अपना मेथड। फिर मान लो बी पे गई है, तो अब बी के पास बस 2 ही ऑप्शन है, क्योंकि ए को तो देनी नहीं है बीच में। अगर ए पे नहीं आ पाती तो मैं बात कर रहा हूं नॉट इन दिस क्वेश्चन। तो अगर बी पे है तो बी पे 2 ही ऑप्शन है, CD पे पास कर लो। फिर अब जिस पे भी आएगा उस पे 2 ही ऑप्शन रहेंगे हर बार, उस पे हर बार 2 ही ऑप्शंस बेटा रहेंगे। खेल समझ रहे हो ना। तो ये पहले पास में 3 ऑप्शन, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे और छठे पास तक 2 ही ऑप्शन रहेंगे, और 7वां पास तो फिक्स है भैया, 7वां पास तो ए के पास ही पहुंचना है। सो वो वाला बस एक तरीके से हो गया। तो ये आंसर आप में से बहुत लोग चैट में बता रहे थे, जो कि सही होता अगर क्वेश्चन में ये होता कि बीच में ए के पास नहीं आनी चाहिए, बट क्वेश्चन में ये नहीं है। मैंने गलत बोल दिया था आपको कल, बीच में बोलते बोलते मेरा गलत इंटरप्रिटेशन हो गया था, बट एक्चुअल जो क्वेश्चन है उसमें मैंने जो सॉल्व किया था वो बिल्कुल सही था। हमें ए को बीच में भी पास मिल सकता है, तभी तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, नहीं तो फिर तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ये आंसर सीधे आ जाता। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि हमें बीच में भी ए के पास पहुंच सकता है। जैसे वन ऑफ दी फॉर एग्जाम्पल जो मैंने लिखा था उसमें भी मैंने चेंज कर लिया, ए से सी जा सकता है, सी से बी, बी से डी, डी से फिर ए से फिर बी से फिर सी से फिर ए। अल्टीमेटली लास्ट में बॉल ए के पास होनी चाहिए, ठीक है। तो अब बीच में भी ए के पास हो सकती है, होगी नहीं होगी डजंट मैटर, हो सकती है, ठीक है। इतनी बात अब आप समझ गए। चलिए अब एक और बात समझते हैं, कई बच्चों को नहीं, ये मेथड मैंने भी बोल दिया था कि भाई डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं वो हम, तो क्या हम डायरेक्ट वो भी निकाल सकते हैं। पहला पास 3 तरीके से गया, ए ने BCD में से किसी को भी दे दिया। अगला पास मान लो बी के पास पहुंचाए, है ना, बी के पास पहुंचा 3 वेज, बी के पास पहुंचा तो बी ने मान लो 2 वेज से, अब सॉरी बी ने 3 वेज से, ए सी या डी में से किसी को भी दे सकता है 3 वेज से, है ना, ए को भी दे सकता है। तो ये मान लो फिर ए पे आ गया, फिर ए ने 3 वेज से किसी को भी दे दिया, सी को दे दिया, मान लो सी ने फिर 3 वेज से दे दिया, मान लो डी के पास आ गई। और अब 1 2 3 4 और 5वां पास में 3 वेज से मान लो ई के पास आ गई, और छठा पास फिर 3 वेज में एक बी के पास आ गई, और फिर एक तरीके से ए के पास पहुंच गई, ठीक है। तो अब कुछ लोग कहते हैं सर ये क्यों नहीं लिख सकते हम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अब आपने ये सेकेंड लास्ट पास के बाद
बी पे बॉल है, तब तो ये ठीक है, बट व्हाट इफ यहीं ए पर पहुंच जाती, फिर दिक्कत हो जाती हमें, है ना। तो यहां ई से 3 वेज करना गलत हो जाएगा, मतलब ई नहीं था, सॉरी डी था, डी थी थे, ई क्यों लिख दिया मैंने, मान लो इसको मैं बी कर देता हूं, तो अब या सी कर देता हूं, बी को तो जा रही है, सी कर देता हूं। अब सी से मैंने जो 3 वेज लिखे हैं ना, कि ए पे गया या फिर बी पे गया या डी पे गया, वो गलत हो गए, क्योंकि अगर यहां ए पे हो गया तो फिर भाई लास्ट में ए पे कैसे पहुंचेगा, है ना। तो इसलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग उसमें काम नहीं करेगा। आप में से बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था, सर डायरेक्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्यों नहीं लगा सकते, आप समझ गए क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि सेकेंड लास्ट पास के बाद क्या हो रहा है ये भी डिपेंड करेगा ना। बी के पास बॉल है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये 3 गलत हो गया, फिर सर इसको 2 कर देता हूं, तो फिर उससे पिछले वाले में दिक्कत आ जाएगी, है ना। अगर अब आपको लग रहा है सर ठीक है यहां 3 में दिक्कत हो रही है, तो एक काम करता हूं, सी के पास 2 ही ऑप्शन रख लेता हूं, बी या फिर डी, 2 ही ऑप्शन रख लेता हूं। तो भाई इस वाले पे क्या पता, ये जो 3 करे हैं तुमने, इसमें क्या पता गड़बड़ हुई हो, यहां पे ए बैठा हुआ हो, समझ गए ना। तो यहां पे ए होता तो फिर तो तीनों वेज अलाउड होते, बी सी या डी किसी पे भी चले जाता। तो कहने का मतलब ये है, लास्ट पास अगर ए पे है तो उससे पिछला कहां है, उससे पिछला कहां है, वो सारे केस डिपेंडेंट हो जाएंगे, इसलिए हम इसमें डायरेक्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नहीं लगा पाएंगे, प्रोवाइडेड बी को ए को बीच में भी बॉल मिल सकती है, तो डायरेक्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं लग सकता। देखो मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े तो मुझे बात रियलाइज हुई, आपको मेरा मेथड तो समझ आ गया था सबको, बट आप लोगों को ये नहीं समझ आ रहा था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल क्यों नहीं लगा सकते, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है बेटा, इसलिए नहीं लगा सकते। और एक कंफ्यूजन ये था कि सर बीच में ए को मिल सकती है या नहीं, तो मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है बॉल बीच में ए को, इसीलिए मैंने हर एक पास 3 वेज से किया था। 3 की पावर n लिखा था ना मैंने, ए एन प्लस बी एन को मैंने लिखा था 3 की पावर n, वो तो वहीं से क्लियर हो गया था भाई कि मैंने हर एक पास 3 तरीके से दिया है, यानी हर इंसान 3 वेज में दे रहा है। मान लो बी के पास बॉल है, मान लो ए ने बी को दी, तो बी के पास है, अभी भी मैं 3 वेज ही कह रहा हूं, यानी ए सी डी, तो यानी ए को भी बीच में जा सकती है, नहीं तो 2 आता ना, यहाँ पे 2 वेज आता, मैंने 3 की पावर n लिखा था, दैट क्लियरली इंप्लाइज कि मैंने बीच में जो है बॉल ए को भी दी है। और काफी सारे बच्चों ने जो है ये बात एक्सप्लेन कर दी थी कि सर ने जो है बीच में भी ए को दिया है। आई थिंक एक कमेंट भी मैंने पढ़ा था, एक प्यारे से कमेंट करा था किसी भाई ने, हमारे छोटे भाई ने, क्या लिखा था भाई ने लिखा था, देखो मैं आपको बता देता हूं पढ़ के, देव चौधरी जी ने लिखा था, भाइयों मैं क्लियर कर देता हूं, जिसको बीटी 18 में दिक्कत आ रही है, भाई साहब आए मसीहा बन के सबके लिए हेल्प करने, वेरी गुड बेटा देव, शाबाश, मजाक कर रहा हूं, अच्छी बात है तुमने बताया। बीटी 18 में ए को भी पास कर सकते हैं बीच में, क्लियर उसने लिख दिया एक लाइन में, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। उन 6 पासेस के बीच में भी ए को भी जा सकता है पास, बिल्कुल ठीक बात है, वैसे ही सॉल्व किया गया, क्योंकि हर एक पास 3 तरीके से तभी पॉसिबल है। तो मैंने आई थिंक आपको मेरी वजह से कंफ्यूजन हो गया था, मैंने बीच में बोल दिया था शायद वो बात, ठीक है। एक कंफ्यूजन ये था कि लास्ट पास तो सर ठीक है फिक्स्ड है, कुछ लोग कह रहे थे सर फर्स्ट पास भी तो फिक्स्ड है, कि भाई सबसे पहले ए के पास बॉल है, फर्स्ट पास फिक्स्ड है। भाई फर्स्ट पास और फर्स्ट बॉल होना बहुत फर्क है। पहला पास का मतलब देखो बॉल ए पे है, पहला पास ये वाला हुआ 3 वेज से, मान लो बी पे गई, तो पहला पास ये है, ये नहीं है पहला पास, ये तो इनिशियली यहां पे बॉल है, तो 0th पास पे है, ऐसे समझ लो, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है, वो ओरिजिन है, ठीक है। तो ओरिजिन पे ए बैठा हुआ है, ऐसे समझ लो। सो फर्स्ट पास फिक्स्ड नहीं है, लास्ट पास फिक्स्ड है, हाँ लास्ट पास ए पर ही जाना है, ए एन के अंदर। ये भी एक कंफ्यूजन मैं देख रहा था, कई लोग कह रहे थे सर पहला पास भी तो फिक्स्ड है, नहीं पहला पास फिक्स्ड नहीं है, पहला पास तो ए किसी को मर्जी देता रहे, ए के पास बॉल है वो पहले से, वो तो 0th पास है ना, वो तो इनिशियल कंडीशन आपको दी हुई है, फर्स्ट पास कैन बी डन इन 3 वेज, करेक्ट। चलिए तो ये बात आई होप अब आपको क्लियर हो गई है। बाकी जो ए एन बी एन करके मैंने समझाया था आपको, रिकर्सिव सीरीज बना के सिखाया था, वो आपको समझ आ गया होगा। आंसर भी मैंने 546 निकाल दिया था इसका, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। काफी लोगों को कंफ्यूजन हुई, बट अब आई होप सारी बातें क्लियर हैं। चलिए तो अब हम लोग होमवर्क ब्रेन टीजर्स डिस्कस करेंगे। भाई जितने भी होमवर्क के मैंने क्वेश्चंस दिए थे आपको पहले दोनों लेक्चर्स में, आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोग उन क्वेश्चंस में फंसे हुए होंगे, उनका सॉल्यूशंस देखना चाहते होंगे, तो पहले वो हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी अपनी स्पीड पे देख सकते हैं, जो जो क्वेश्चंस आपके डाउट हैं आंसर मैच कर सकते हैं। एक ये क्वेश्चन था काफी डिफिकल्ट, मैंने बताया भी था, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, ये होना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत सारे बच्चों से ये शायद नहीं हुआ होगा, विच इज फाइन, मतलब मेरे को लगता नहीं किसी से हुआ होगा, क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मेरे को भी इसमें सोचने में बहुत ज्यादा समय लगा था। कंसीडर ऑल 10 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट 0 से 9, ऑल द डिजिट्स, सारी डिजिट यूज करनी है 0 से 9, ये भी 10 डिजिट्स हैं, विदाउट रिपीटिशन, ऑब्वियसली फिर रिपीटिशन होगा नहीं, 10 डिजिट्स हैं 0 से 9, 10 डिजिट नंबर बनाना है, सच दैट दे आर डिविजिबल बाय 11,111, 11,111 से वो डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो अगर तुम एक बात देखो, सम ऑफ डिजिट्स जो हो रहा है,
सम ऑफ डिजिट्स जो हो रहा है 0 + 1 + 2 + 3 अप टू 9 तक का सम, तो 9 × 10/2 हो गया, nn + 1/2, ठीक है। 9 × 10/2, 1 से लेके 9 तक का सम, सो 9 5 45 सम ऑफ डिजिट्स हो रहा है। यानी कि ये नंबर जो है 9 से भी डिविजिबल है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल है। सो क्लियरली आवर नंबर is divisible by 9. This implies it is divisible, it must be divisible by, it must be divisible by, देखो 9 से है ही, और इससे आप चाहते हो यानी 1 2 3 4 5 99,999 से परफेक्टली डिविजिबल हमारा नंबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये नंबर क्यों लाए हैं अभी तुम्हें सब समझ आ जाएगा, ये नंबर मैं क्यों लेके आया हूं। अब एक काम करते हैं, लेट्स से हमने जो 10 डिजिट नंबर माना है, क्योंकि अब उसकी कौन सी डिजिट कहां है, अरेंजमेंट्स बहुत सारी डिजिट्स पॉसिबल है ना। कितनी पॉसिबल है वो तुम्हें पता है, 9 × 9 फैक्टोरियल हो जाएगा वो। फर्स्ट डिजिट कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, फिर 9 फैक्टोरियल। बट वो उनमें से मान लेते हैं कोई एक जो भी डिजिट है, लेट द नंबर बी, देखो 10 डिजिट नंबर है तो उसको A10 A9 A8 A7 ये सारी डिजिट्स मान लेता हूं, लास्ट डिजिट उसकी A1 मान लेता हूं। मतलब ये 10 डिजिट नंबर लिखी हुई है, पहली डिजिट A10 है, सेकंड डिजिट ये, थर्ड डिजिट, लास्ट डिजिट उसकी A1 है। वो तो इनमें से कोई भी हो सकती है सारी, राइट। तो अब इस नंबर को जरा मैं प्लेस वैल्यू की मदद से लिखता हूं, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू मतलब A1 + 10 A2 + 10 स्क्वायर A3, करेक्ट, ऐसा कुछ हो जाएगा। 10 स्क्वायर A3 + 10 क्यूब A4 एंड सो ऑन, कितना हो जाएगा लास्ट में जाके देखो, क्योंकि पहले वाले में 10 की पावर 0 आ रहा है और 10 डिजिट है तो एक कम पावर चल रही है वैसे, तो A10 में हो जाएगा 10 की पावर 9 × A10, करेक्ट। ऐसे वो नंबर मैंने लिख लिया है बेटा, इस प्रकार से वो नंबर लिख लिया है। देखो अब नोटिस करो, जब तुम इस नंबर को इससे डिविजिबल चाहते हो तो ये नंबर क्या है, 99,999 एक्चुअली 1,00,000 - 1 है ना, 1,00,000 - 1 है, 1,00,000 - 1 है, और 1,00,000 तुम यहां से कॉमन ले सकते हो। खेल समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, आगे से कहीं ना कहीं 1,00,000 कॉमन आ रहा होगा, करेक्ट। तो मैं बोल रहा हूं कि आप इस नंबर को लिख लो A1 + 10 A2 + 100 A3, ऐसे करते करते 10 की पावर 4 A5 हो जाएगा, करेक्ट। 5 डिजिट नंबर तो ये लिखा होगा, प्लस जो A6 ऑनवर्ड्स होगा उसमें 10 की पावर 5 कॉमन आ रहा होगा। सो 10 की पावर 5 A6, 10 की पावर 7 A7, ऐसे लिखा होगा ना, 10 की पावर 9 A10। इन सब में आप क्या करो बेटा, 10 की पावर 5 जरा कॉमन निकाल लो, जरा उससे क्या होता है देखते हैं जरा। सो जो नंबर है वो ऐसा हो जाएगा A1 + 10 A2 + 100 A3 एंड सो ऑन 10 की पावर 4 A5, ये प्लस 10 की पावर 5 कॉमन, और अंदर लिखा होगा 10 की पावर 5 कॉमन, A6 + 10 A7, A6 + 10 A7 + 100 A8, ऐसे करते करते 10 की पावर 4 A10 करके लिखा हुआ होगा, राइट। ये हमारा नंबर बन गया होगा। अब जरा इसको नोटिस करो, अगर इसको मैं रिवर्स ऑफ प्लेस वैल्यू सोचूं तो ये एक 5 डिजिट नंबर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, एक 5 डिजिट नंबर जिसकी पहली लास्ट डिजिट है A1, फिर A2 A3 A4 A5, तो ये एक 5 डिजिट नंबर A5 A4 A3 A2 A1 लिखा हुआ है बेटा। ये एक 5 डिजिट नंबर इस प्रकार का लिखा हुआ है ना, उसी की प्लेस वैल्यू तो लिखी हुई है। और सिमिलरली ये भी तुम्हारा एक 5 डिजिट नंबर, सो 1,00,000 बाहर है, इनटू एक 5 डिजिट नंबर जिसकी ये वाली पहली डिजिट हो गई A10 A9 A8 A6 करके यहां तक लिखा हुआ है, ठीक है। तो दो 5 डिजिट नंबर के टर्म्स में मैं ले आया, और अब इस 1,00,000 को तुम ब्रेक कर लो बेटा 99,999 + 1, क्योंकि तुम्हें ये वाला नंबर लेके आना है ना, इससे डिविजिबल तुम्हें नंबर लाना है। तो इस नंबर को आप लिख लेंगे A5 A4 A3 A2 A1 प्लस 99,999 + 1 टाइम्स A10 A9 A8 A6, है ना। अब अगर ब्रैकेट खोलूं इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करूं तो ये तो पूरा परफेक्टली डिविजिबल हो ही गया, है ना। 99999 99,999 टाइम्स A10 A9
A8 A7 A6, ये तो पूरा डिविजिबल हो गया, और साथ में एक ए नंबर बचेगा और एक 1 इंटू दिस बचेगा, यानी A5 A4 A3 A2 A1 प्लस A10 A9 A8 A6, तुम्हारा एक नंबर ये और एक नंबर ये बचा हुआ होगा, है ना। अब तुम चाहते हो ओवरऑल नंबर इससे डिविजिबल हो, तो ये तो डिविजिबल है ही, ये तो डिविजिबल है ही, यानी ये नंबर भी 99,999 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। सो दिस इंप्लाइज A5 A4 A3 A2 A1 प्लस ये जो एक 5 डिजिट नंबर है प्लस जो ये 5 डिजिट नंबर है, ये आपका डिविजिबल बाय 99,999 होना चाहिए, क्योंकि ये तो है ही, वो भी हो जाए तो ओवरऑल नंबर आपका आ जाएगा डिविजिबल। समझ गए ना, क्योंकि मैंने ओवरऑल नंबर की ये वैल्यू लिखी हुई है, राइट। हमने तो ओवरऑल नंबर से ही शुरू किया था। चलिए तो अब देखते हैं आगे। अब ये कैसे करेंगे सर, इसको हमें कैसे रखना है। बेसिकली अब क्वेश्चन बन गया, दिस शुड बी डिविजिबल बाय दिस, ओवरऑल बड़े नंबर की जगह ये 5 डिजिट नंबर्स होने चाहिए। अच्छा, अब एक छोटी सी बात, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों नंबर्स इंडिविजुअली, तो भाई ये एक 5 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर तो इससे हमेशा कम ही होगा भाई, मैक्सिमम इसके बराबर ही हो सकता है ना। सो जो 5 डिजिट नंबर है A5 A6 A7 A5 A4 A3 A2 A1 जो है वो 5 डिजिट नंबर है, तो इससे तो कम होगा। सर इक्वल क्यों नहीं हो सकता, इक्वालिटी क्यों नहीं लगाई, क्योंकि भाई सारे डिस्टिंक्ट नंबर है ना हमारे, तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A10 अप टू A10 सारे डिस्टिंक्ट इंटीजर्स थे। स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में मेंशन था कि सारे डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, विदाउट रिपीटिशन है। सो क्लियरली ये नंबर इससे तो कम ही होगा, क्योंकि 5 डिजिट नंबर, मैक्सिमम 5 डिजिट तो यही है, उससे छोटा ही होगा कुछ ना कुछ। ऐसे ही दूसरा वाला भी जो है, ये भी एक 5 डिजिट नंबर ही है, तो ये भी तुम्हारा जो A10 A9 A8 A7 A6 भी है, ये भी इस नंबर से छोटा होगा। बेटा दोनों को जरा ऐड कर देता हूं, क्योंकि इनका सम मुझे चाहिए। तो इनका जो सम है बेटा, वो इन दोनों का सम जो होगा वो लेस देन 2 टाइम्स, और ऑब्वियसली 0 से तो बड़ा ही होगा, 0 से तो बड़ा ही होगा सम। ये 2 पॉजिटिव नंबर्स लिखे हुए हैं, करेक्ट। तो जो सम ऑफ 2 नंबर्स है वो 0 से डबल ऑफ दिस के बीच में है, बट आप चाहते हो कि वो 99,999 का मल्टीपल भी हो, क्योंकि उससे डिविजिबल चाहते हो आप, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो सम होगा, सम ऑफ 2 नंबर्स दिस प्लस दिस होगा, ये सिर्फ और सिर्फ 99,999 ही हो सकता है बेटा, 99,999 ही हो सकता है। समझ गए, क्योंकि भाई 0 से ट्वाइस ऑफ दिस के बीच में है, और इससे कम ही रहेगा हमेशा, तो 2x से कम तो x ही आएगा ना उसका मल्टीपल, क्योंकि आपको इसका मल्टीपल भी चाहिए 99,999 का। सो देयरफॉर द सम ऑफ दीज 2 नंबर्स, सो देयरफॉर हमने क्या प्रूव कर दिया है, A5 A4 A3 A2 A1 प्लस A10 A9 A8 A7 A6 का जो सम है वो 99,999 हो जाना चाहिए। सो 2 5 डिजिट नंबर्स का सम हमें ये चाहिए। अब लगेगी पीएनसी। अभी तक तुम सोच रहे होगे सर पीएनसी का क्वेश्चन कहां है, ये तो अलजेब्रा का क्वेश्चन हो गया, नंबर सिस्टम का एक तरह से। अब पीएनसी लगेगी बेटा, कि अब हम नंबर्स को इस तरह से अरेंज करना चाहते हैं अपने 10 नंबर्स को, कि उनका सम ऑफ डिजिट्स, हर एक डिजिट का सम 9 रहे। देखो बेसिकली दिस प्लस दिस, अगर मैं इसको बचपन के एडिशन की तरह लिखूं, A5 A4 A3 A2 A1, ये एक 5 डिजिट नंबर है, A10 A9 A8 A7 A6 ये भी एक 5 डिजिट नंबर है, और इन दोनों को जोड़ के अगर आप ये चाहते हैं कि ये मिल जाए, तो इसका क्या मतलब है, इसका तो सर सिंपल सा मतलब ये है कि A1 A5 प्लस A10 भी 9 ही होना चाहिए, क्योंकि कैरी हो नहीं सकती एडिशन में, क्योंकि कैरी हो गई तो भाई 5 डिजिट से बड़ा निकल जाएगा वो, है ना। ये भी 9 होना चाहिए, सिर्फ इन दोनों का सम भी 9 विदाउट कैरी, इन दोनों का सम भी 9, इन दोनों का सम 9, इन दोनों का सम 9, तभी तो ओवरऑल सम ये आएगा, है कि नहीं। सो कैन वी से दैट A5 प्लस A10 इज 9 एंड A4 प्लस A9 इज 9, एंड सारे के सारे बेसिकली A3 प्लस A8 इज 9, A4 प्लस A7 इज 9, A1 प्लस A6 इज 9। करेक्ट, सही है भाई, चेक कर लीजिएगा। चलो तो अब हम बस इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। सो A5 प्लस A10 9 हो जाए, A5 प्लस A10 बेटा 9 हो जाए, तो अब A5 कितनी तरह से सेलेक्ट हो सकता है, सोचो भाई। पहले A5 को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो हर एक डिजिट जो थी 0 से
0 से 9 तक पॉसिबल थी। तो अगर मैं A5 को 9 ले लूंगा, अगर मैं A5 को 9 ले लूंगा, 9 तरीके से, अगर 10 तरीके से तो हो नहीं सकती देखो, क्योंकि 0 नहीं आ सकता है ना। क्यों नहीं आ सकता? नहीं, A5 में 0 आ सकता है, सॉरी, पहले A10 करते हैं, क्योंकि पहली डिजिट क्या थी? पहली डिजिट थी बेटा हमारे नंबर की, पहली डिजिट थी A10, तो फर्स्ट डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए। A10 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी 0 चल जाएगा। हमें क्या है? A10 0 नहीं होना चाहिए, तो हम फर्स्टली A10 को सेलेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज इसमें रिस्ट्रिक्शन है। तो A10 कैन बी सेलेक्टेड इन 9 वेज। तो नंबर ऑफ वेज of selecting A10 is equal to 9, is equal to 9। 9 वेज कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कुछ भी आ जाए तो ऑटोमेटिकली A5 एक ही तरीके से सेलेक्ट होगी भाई। जैसे मान लो A10 को तुमने 5 दे दिया तो ये ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगी, एक ही तरीका आएगा। इसको 6 दे दिया तो ये ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगी, क्योंकि इनका सम 9 रहना है। अब यहां कंफ्यूजन होती है, सर आपने इसको 9 जब वैल्यू दे दी तब तो इसे 0 होना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल होना पड़ेगा, A5 को 0। सर A5 0 कैसे हो सकता है? सर फर्स्ट डिजिट है। नहीं भाई, A5 0 हो सकता है क्योंकि हमारे ओरिजिनल नंबर की A5 5वीं डिजिट थी पीछे से, है ना, तो वो तो 0 हो सकती है भाई। आपने तो बस A10 के ऊपर कंडीशन लगानी है कि वो 0 नहीं होना चाहिए, करेक्ट। सो देयरफॉर A5 0 हो सकता है। सो 9 वेज टू सेलेक्ट A10, सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग A5 हो जाएगा 1 वे, हर बार एक उसका करस्पॉन्डिंग पेयर मिल जाएगा बेटा। बिल्कुल ऐसे ही अब A10 के अगर 9 वेज हैं तो अब सोचो A9 के कितने हो जाएंगे? A9 के कितने हो जाएंगे? सोच के देखिए। मान लीजिए कि आपने इसमें क्या लिया है? आपने इसमें 2 इंटीजर आपकी चली गई होंगी। ऐसे सोच लो कि आपकी क्या क्या इंटीजर चली गई होंगी। जैसे मान लीजिए आपकी इधर 9 गई, कोई भी 2 इंटीजर चली गई होंगी, है ना। तो A9 अब हमारे पास कितने तरीके से बचेगा? सोच के देखिए A9 हमारे पास कितने तरीके से बचेगा। एक सेकेंड, जरा सही बोल रहा हूं ना मैं। A10 को 0 से 9 कुछ भी ले सकता हूं, 0 से 9 कुछ भी ले सकता हूं। और हमारे पास बस नंबर ऑफ वेज ही तो सेलेक्ट करने हैं। 9 तरीके से ये हो गई, एक तरीके से वो हो गई, 8 तरीके से वो हो जाएगी क्या? ये 8 तरीके से हो जाएगी क्या? कैसे 8? 2 इंटीजर यूज हो चुकी हैं, हाँ 2 इंटीजर यूज हो चुकी हैं, कोई से भी 2 इंटीजर यूज हो चुकी हैं, है ना। A1 A5 और A10 में 2 तो यूज हो गई, 10 में से 2 यूज हो गई और 8 बच गई। अब इसमें 0 का टेंशन भी नहीं है। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग A9 इक्वल्स टू 8 वेज। ठीक है, 8 तरीके से A9 सेलेक्ट हो जाएगा। फिर ऑब्वियसली A9 का साथ ही एक तरीके से ही होगा, क्योंकि जो वैल्यू तुम इसे दोगे इसकी ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी बेटा। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग A4 हो गई 1 वे। इसी तरह अब तुम समझ गए 2 इंटीजर यूज हो गई, तो इसमें अब 6 तरीके रह गए, है ना। फिर इसमें समझ गए तो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 8 इंटू पहले वाले की 9, फिर इस वाले पेयर की 8, फिर इस वाले पेयर की 6 हो जाएगी, क्योंकि 2 और 2 4 जा चुकी है, 6 बची हैं इसके पास, 6, फिर इस वाले की 4 और इस वाले की 2 बच जाएंगी बेटा। तो आई थिंक ये हमारे नंबर ऑफ वेज होना चाहिए ऑफ सेलेक्टिंग द इंटीजर्स, हेंस द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर्स ये हो जाने चाहिए 10 डिजिट। देखें आंसर, 9 इंटू 8 72 इंटू 48 3 4 5 6, कोई ऑप्शन है क्या? 3 4 5 6 सी ऑप्शन है। तो भाई देखो हो गया बढ़िया, 3 4 5 6 आ गया हमारा, 3 4 5 6 हमारा आंसर आ चुका है। तो वही थोड़ा कंसंट्रेशन लैब्स बीच में हो जाता है देखो, बट अच्छा ABC, अच्छा अभी और भी मल्टीपल करेक्ट है भाई। डिजिट इन टेंस प्लेस फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर तो तुम बना लोगे ना यार। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करोगे? स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा? तुम्हें बस सारी डिजिट्स का सम 9 रखना है। स्मॉलेस्ट डिजिट कैसे बनेगा खुद सोच के देखो। स्मॉलेस्ट डिजिट तब बनेगा, स्मॉलेस्ट नंबर कब बनेगा? जब आपकी स्टार्टिंग में सबसे छोटी डिजिट्स हो, सबसे छोटी डिजिट्स हो जिनका सम 9 हो जाए, है ना। समझ रहे हो ना भाई? तुम्हें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, यानी A10 सबसे छोटी होनी चाहिए। तो A10 को तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए A10 को तो तुम 1 रख दो, 0 तो रख नहीं सकते। तो ऑटोमेटिकली A5 तुम्हारी A5 8 हो जाएगी। ठीक है जी। A9 को फिर तुम 2 रख दो, दूसरी डिजिट छोटी कर दो, तो वो वाली तुम्हारी A4 जो है तुम्हारी 7 हो जाए। आई थिंक तुम समझ गए अब। सो 1 2 3 4 5
पहली 5 डिजिट्स हो गई, और फिर 87654 हो गई, है ना? क्या ये सही बोला है? अरे 5 रिपीट कैसे हो गया? एक सेकेंड भाई, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, एक सेकेंड, जीरो भी तो, अरे यार जीरो तो आ सकता था, सेकेंड में गड़बड़ कर दी मैंने। फर्स्ट पे जीरो नहीं आ सकता, बट सेकेंड पे तो आ ही सकता है। सो फर्स्ट डिजिट इसको मैं जीरो रख दूंगा और इसको मैं 9 रख दूंगा। तो फर्स्ट डिजिट हो गई 1, फिर 0, और फिर 2, फिर 3, फिर 4, पहली 5 डिजिट्स, फिर अगली 5, इनका सम 9 रखना है, तो ये 8 है ना, A5 8 हो गई, फिर A4 तुम्हारी 9 हो गई, फिर तुम्हारी 7 हो गई, और फिर 6 हो गई, फिर तुम्हारी 5 हो गई। ये स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, 10 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, जो तुम्हारा 11,111 से डिविजिबल होगा। भाई खेल समझ गए अब तुम क्या मतलब हुआ इसका? तो ये हमारा आया है, इसका बोल रहे हैं टेंस डिजिट क्या है, 6 आ रही है टेंस डिजिट। तो डिजिट एट टेंस प्लेस फॉर स्मॉलेस्ट नंबर इज 6। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। ये हमारी क्या बन गई? स्मॉलेस्ट डिजिट बेटा बन गई है। तुम देख के करके देख लो कैलकुलेटर से, ये 11,111 से डिविजिबल हो रहा होगा। देखें, 1023489 डिवाइडेड बाय, बिल्कुल हो रहा है भाई, मजेदार तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब लार्जेस्ट नंबर तुम खुद सोचो क्या होगा। लार्जेस्ट नंबर के लिए, लार्जेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे? उल्टा करेंगे बस, पहली डिजिट सबसे बड़ी रखेंगे। लार्जेस्ट नंबर के लिए 1 जो रखा था पहला, 9 रखेंगे, तो 9 के साथ वहां पे 0 चले जाएगा, 5 डिजिट के बाद छठी डिजिट। और अगर फिर यहाँ 8 रखेंगे तो वहां 1 चले जाएगा, फिर यहाँ 7 रखेंगे तो वहां 2 चले जाएगा, क्योंकि सम हमें 9 रखना है ना हर एक पेयर का। और फिर यहाँ 6 हो जाएगा तो वहां 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा तो वहां 4 हो जाएगा। ये आपका लार्जेस्ट नंबर हो गया। मोबाइल नंबर बन गया सर ये तो किसी का। अब मिला मत देना भाई, पता चला सर ने बताया किसी का तो होगा। तो डिजिट इन टेंस प्लेस फॉर लार्जेस्ट नंबर, टेंस प्लेस ऑफ लार्जेस्ट नंबर की डिजिट बिल्कुल सही है, 3 आई है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है भाई, ABC हमारे आंसर हो गए। बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं? मेरे को नहीं लगता है किसी से हुआ होगा। थोड़ा सा इसमें ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की। जब मैंने भी ये क्वेश्चन पहली बार देखा था तो मुझे टाइम लगा था यार, काफी, एक आध दिन लग गया था मुझे, जब किसी स्टूडेंट ने दिया था मुझे, अंडर 10 रैंक जो लेके आया था, वो कहीं से उल्टे सीधे सवाल ले आते हैं ना, तो वो मैंने तब उसने मुझे दिया था बहुत साल पहले। फिर मैंने सोचा चलो आपको इस साल ये क्वेश्चन करा दिया जाए। तो ये इस थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है, सही बताऊं तो जेई एडवांस में आने लायक नहीं है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, क्योंकि ये थोड़ा ओलंपियाड की तरफ है। मैंने आपको होमवर्क देते वक्त ही बता दिया था दैट दिस इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स ओलंपियाड्स। चलिए अगला देखते हैं, ब्रेन टीजर नंबर 8, एक ये भी होमवर्क दिया था। ये तो यार उतना डिफिकल्ट नहीं था, ये तो आप लोगों को करना चाहिए। देयर आर 10 गर्ल्स एंड 8 बॉयज इन अ क्लासरूम, इंक्लूडिंग मिस्टर रवि, मिस रानी एंड मिस राधा। अच्छा जी, 10 तो गर्ल्स हैं और 8 तो बॉयज हैं, और उनमें 3 बच्चे हैं, रवि, रानी एंड राधा। अ लिस्ट ऑफ स्पीकर्स कंसिस्टिंग ऑफ 8 गर्ल्स एंड 6 बॉयज। हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? 8 गर्ल्स 6 बॉयज बेटा सेलेक्ट करने हैं। मिस्टर ए रिफ्यूजेस टू स्पीक इफ मिस रानी इज अ स्पीकर। मिस्टर ए कह रहे हैं भैया हम रानी के साथ नहीं जाएंगे, और मिस रानी कह रही हैं कि अगर मिस राधा जाएंगी तो हम नहीं जाएंगे। बहुत दिक्कत वाली बात है भाई, बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, अब इसमें हमें एक बात समझ आ रही है, हमें एक बात समझ आ रही है कि अगर तो राधा गई, राधा गोज, पहला केस ये हो गया, राधा गई, राधा गोज, तो पक्की बात है रानी तो नहीं जाएंगी। राधा गोज, रानी के ऊपर बार लगा देता हूं, मतलब नहीं गई। और अब अगर रानी नहीं गई तो भाई रवि को कोई दिक्कत नहीं है, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, क्योंकि रानी तो जा नहीं रही। देखो ये लिखा है कि रानी अगर जाएगी तो रवि नहीं जाएगा, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि रानी नहीं जा रही तो रवि पक्का जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये लिखा है कि इफ रानी इज गोइंग तो रवि नहीं जाएगा। अब रानी नहीं जा रही, जैसे इस सिनेरियो में रानी नहीं जा रही, रानी के ऊपर बार लगा दिया मैंने, तो क्या रवि जाएगा? जा भी सकता है। क्या रवि नहीं जाएगा? ये भी हो सकता है कोई और लड़के ही चले जाएं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं लिखा कि रानी नहीं जाएगी तो पक्का रवि जाएगा ही जाएगा। ऐसा लिखा होता कि भाई इफ रानी डज नॉट गो देन रवि विल डेफिनेटली गो, ऐसा तो नहीं लिखा। यहां पे क्या लिखा है? रवि रिफ्यूजेस टू गो इफ रानी इज गोइंग, मतलब रवि ने मना कर दिया, अगर रानी जा रही है तो भैया मैं नहीं जा रहा। हाँ, रानी नहीं गई तो देखी जाएगी भाई समझ गए ना? तो राधा जा रही है तो पक्का रानी नहीं जाएंगी, एंड साथ में रवि जाए ना जाए, एंड बॉयज में आप एनी 6 बॉयज ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला केस तो ये हो गया भाई।
पहले केस लिख लिया करो। देखो प्रो टिप दे रहा हूं, ऐसे में जल्दीबाजी करते हैं हम टाइम बचाने के चक्कर में, डायरेक्ट सर एनसीआर 10C3 10C5, गड़बड़ हो जाएगी। ये एक एक लाइन बचाने के चक्कर में तुम लोग जल्दबाजी कर दोगे और गड़बड़ हो जाएगी। तो ये हो गया फर्स्ट केस। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई? देखो राधा गई तो रानी नहीं जा रही, और 6 कोई लड़के कोई भी चले गए, ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट उल्टा, राधा नहीं जा रही, राधा नहीं जा रही, अब रानी जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है ना। राधा नहीं जा रही क्योंकि रानी ने बोला है कि मैं रिफ्यूजेस टू स्पीक इफ मिस राधा इज गोइंग। अगेन सेम कहानी जैसे रवि के साथ थी कि अगर रानी जा रही, राधा जा रही है तभी वो नहीं जाएंगी। राधा नहीं जा रही तो रानी जा भी सकती है, नहीं। अब यहां हमें रानी के भी केस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर रानी गई तो रवि नहीं जा पाएगा, है ना, और रानी नहीं गई फिर रवि को कोई टेंशन नहीं। सो हम यहां फर्दर 2 केसेस बना देंगे, राधा डज नॉट गो, रानी भी नहीं गई, रानी भी नहीं गई, एंड एनी 6 बॉयज चले गए फिर, क्योंकि फिर रवि भी जा सकता है क्योंकि रानी तो नहीं जा रही, करेक्ट। और थर्ड केस हो जाएगा कि राधा नहीं गई, रानी गोज, रानी चली गई। अब अगर रानी चली गई तो भैया रवि के तो दरवाजे हो गए बंद। रवि कह रहा है भाई हम नहीं जा सकते, अब हम तो नहीं जाएंगे, अब तो रवि नहीं जाएगा, यानी यानी एंड 6 बॉयज आउट ऑफ 7 रिमेनिंग बॉयज, है ना। रवि के अलावा जो 7 लड़के हैं उनमें से कोई से भी 6 लड़के ही अब आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, रवि तो जाएगा नहीं। तो यही 3 केस हो सकते हैं, सोच के देख लो भाई। राधा गई होगी तो रानी तो नहीं गई होगी, और कोई भी लड़के ले जाओ, रवि जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 बॉयज आउट ऑफ एनी 8 कर देंगे। और राधा नहीं गई, रानी भी नहीं गई तो भी रवि जा सकता है। राधा नहीं गई, रानी चली गई तो रवि नहीं जा सकता, बाकी 7 लड़कों में से कोई से भी 6 लेके आपको जाने पड़ेंगे। यही 3 केसेस बन सकते हैं। अब जल्दी से सबका आंसर निकाल देते हैं। राधा गोज, तो एक लड़की तो जा रही है, रानी नहीं जा रही, तो अब हमें टोटल 8 गर्ल सेलेक्ट करनी थी, जिसमें से 1 हो चुकी है, 1 हो चुकी है, 7 और करनी है। कितनी में से? अब ये गलती हो जाती है सर, 9 में से 7 कर लेते हैं भाई। देखो 8 लड़कियां ले जानी थी, 1 फिक्स हो चुकी है, तो बची 7। सेलेक्ट कितनी करनी है? अब 7 करनी है, बट 7 9 में से नहीं करनी, 8 में से, क्योंकि राधा जा रही है, रानी नहीं जा रही। इन दोनों को साइड में करके अब बची हुई जो 8 लड़कियां हैं उनमें से 7 ले जाओगे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8C7 इंटू 8C7 तरीके से हमने रिमेनिंग 8 गर्ल्स में से 7 गर्ल्स सेलेक्ट कर ली, और बॉयज तो कोई मर्जी जाए, तो 8C6 ये फर्स्ट केस का हो गया भाई। सेकेंड केस का, राधा नहीं गई, रानी नहीं गई, तो अभी तो कोई लड़की सेलेक्ट नहीं हुई, 8 में से इन दोनों को हटा दो, 10 में से, तो 8 की 8 लड़कियां ले जानी पड़ेंगी, और लड़के कोई भी ले जाओ 8C6। और लास्ट वाले में राधा नहीं जा रही, रानी जा रही है, तो एक लड़की सेलेक्ट हो गई, 2 गायब कर दो, 8 में से अभी भी 7 लड़कियां सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, और लड़के 7 में से 6 करने पड़ेंगे, बिकॉज रवि नहीं जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं भाई जेईई एडवांस में, 2022 में आया था, अभी दिखाऊंगा आज। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 8C7 होता है 8, 8C6 होता है 8C2, तो ये हो गया 28, और ये भी हो गया 1 इंटू 28, और ये हो गया 8 इंटू 7, 56 हो गया, करेक्ट। तीनों को ऐड कर देते हैं, तो 28 तो कॉमन ही आ जाएगा, 8 + 1, क्योंकि 56 को भी लिख लो 28 इंटू 2, तो 28 कॉमन आ गया, 8 + 1 + 2, तो 28 इंटू 11, 28 इंटू 11 क्या होता है बेटा? 28 803 308 होता है बेटा, 308 होता है, 308 होता है आंसर। अच्छा, N1 N2 N3 है, कह रहे हैं 3 डिजिट नंबर है N1 N2 N3, तो ये हो गया N1 हो गया 3, N2 हो गया 0, N3 हो गया 8, 8 + 0 - 3, तो 8 + 0 - 3 5 हमारा आंसर आ गया है। बिल्कुल बढ़िया, तो बढ़िया कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इस साल एनसीआर के ऊपर, क्योंकि 2 साल से इनफैक्ट कॉम्बिनेशन पर ही नहीं आया, परम्यूटेशन पर आ रहे हैं, ठीक है ना। 2022 में आया था, वो भी दिखाऊंगा भी कॉम्बिनेशन पे, लास्ट क्वेश्चन एडवांस्ड में। वैसे तो एक आया था कॉम्बिनेशन पे, देखा जाए तो 2024 का ग्रुपिंग्स पे आया था, वो भी कॉम्बिनेशन ही मान लो, बट ठीक है, आ सकता है अभी भी। हाँ, अगला क्वेश्चन ये वाला तो भाई देखो सीधे सीधे बाइनोमियल वाला उसका कॉन्सेप्ट था भाई, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर निकालनी होती है। नंबर ऑफ वेज इन विच 2n ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन टाइप, 2n ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनदर टाइप, 2n ऑब्जेक्ट्स ऑफ थर्ड टाइप कैन बी डिवाइडेड बिटवीन 2 persons so that each may have 3n objects is
तो आपको क्या करना है, बस एक बच्चे को 3n दे दो भाई, बचे हुए रिमेनिंग दूसरे पे चले जाएंगे, आपको दो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है भाई। आपके पास अगर 2n प्लस 2n प्लस 2n है और आपको इनको दो बच्चों में बांटना है, ए और बी में, करेक्ट। तो हम बस इसके लिए सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके लिए सेलेक्ट कर लेते हैं 3n ऑब्जेक्ट्स, ऑटोमेटिकली जो रिजेक्ट होंगे वो इसके पास चले जाएंगे, करेक्ट। गॉट इट। सो इसके 3n हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके 3n हम सेलेक्ट कर लेते हैं बेटा। तो हम क्या कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3n, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3n इन, पहले 2n ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन टाइप है, मतलब उसमें आप हो सकता है 0 भी ले लें, 1 ले लें, कुछ भी ले लें। तो x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 अप टू x की पावर 2n, ये हो गई पहले वाले की जीपी। ऐसे ही अगले वाले की जीपी हो जाएगी सेम, क्योंकि 2n ही है, 2n ही, बाकी थर्ड टाइप भी है। तो ये हो गई आपकी टोटल जीपी, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3n निकालना है बेटा। अब आप कर लेंगे, आई एम श्योर अब आप कर लेंगे, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। बाइनोमियल का क्वेश्चन बन गया है। चलो अगला, हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, इसका हुआ ये। देखो अब इसमें ट्रिक क्या है, जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा, देखो जनरली हम जब ये डिफरेंट क्यों है, क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए 4 वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं हम, है ना। बट इस क्वेश्चन में मैं 4 साइड सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि 4 साइड सेलेक्ट हो गई तब भी तो एक क्वाड्रिलेटरल कोई सा भी बनी जाएगा, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, जैसे मर्जी हो गई, 4 साइड सेलेक्ट होते ही एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। अब इसमें मजे की बात क्या है, 2 साइड तो फिक्स हैं, देखो ये वाली और ये तो लेनी ही पड़ेगी तुम्हें साइड, ये दोनों तो लेनी ही पड़ेंगी, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल इनके बिना बन ही नहीं सकता कभी भी, सोच के देख लो। अगर तुमने ये नहीं ली दोनों तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, कोई सी भी साइड लेके देख लो। हर एक क्वाड्रिलेटरल में इसका होना जरूरी है, इसका होना जरूरी है, ये 2 साइड तो आपको लेनी पड़ेंगी, सोच के देख लो, सोच के देख लीजिए। कोई और इनके बिना बनाने की कोशिश करिए, सर ये ले लेता हूं, ये ले लेता हूं, ये ले लेता हूं, कहां बना, क्वाड्रिलेटरल बना ही नहीं। ये ले लेता हूं, कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं। क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए बेसिकली जो वर्टिकल साइड्स होंगी, हॉरिजॉन्टल साइड्स को इनको तो 2 लेना पड़ेगा। अब बस मुझे 2 वर्टिकल और लेनी है, 2 हॉरिजॉन्टल तो ये लेनी पड़ेगी। अब जितनी तरह से 2 वर्टिकल सेलेक्ट कर लूंगा, है ना, जैसे मान लो ये हो गई, किसी में ये हो गई, किसी में आगे वाली हो गई, उतने आपके क्वाड्रिलेटरल्स बन जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल जैसे एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ये ले ली, ये ले ली, ये ले ली और ये ले ली, तो ये वाला क्वाड्रिलेटरल हमारे पास बन गया। गॉट इट, ये वाला बन गया। आप कहते हैं कि नहीं सर हम ये वाली दोनों लाइन नहीं लेंगे, हम तो सर कोई और लेंगे इनकी जगह, ले लीजिए, जो मर्जी ले लीजिए, कोई सी भी 2 आप वर्टिकल वाली जो ये लाइंस है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें से कोई सी भी 2 लाइन सेलेक्ट कर लो, आपको क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, सिर्फ एक सिनेरियो में छोड़ के। तो मैं क्या कह रहा हूं, और नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट अ क्वाड्रिलेटरल विल बी, पहले तो 2 वर्टिकल लाइन लेनी है, और फिर ये जो 10 थी इनमें से कोई सी भी 2 ले लो, 10C2 वेज। जैसे ही तुमने मान लो ये ली और एक ये ले ली, ये ले ली और ये ले ली, तो क्वाड्रिलेटरल ये वाला तुम्हारा रेडी हो गया है, करेक्ट। कोई सी भी ले लो, बट एक जगह दिक्कत आएगी, जब तुमने इन 10 में से ये वाली क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव वाली साइड ले ली होंगी, तब ट्राइंगल बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। सोच के देखो, अगर मैंने जो 10 लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें कॉन्जिक्यूटिव वाली सेलेक्ट कर ली, तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं, तो ट्राइंगल बन रहा है भाई। ये दोनों ले ली तो ट्राइंगल बन गया, है ना, और ये दोनों ले ली, या फिर ये दोनों ले ली, या ये दोनों ले ली, ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। सो ट्राइंगल बनाने के लिए हमें जो है नॉन कॉन्जिक्यूटिव साइड ही लेनी पड़ेगी। ट्राइंगल बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, जैसे मान लो एक ये ले ली, एक ये ले लो, फिर बन गया, सॉरी, फिर क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए हमें नॉन कॉन्जिक्यूटिव साइड लेनी पड़ेगी। कॉन्जिक्यूटिव ले ली, लगातार वाली ले ली, तो ट्राइंगल बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं। तो इस 10C2 में से क्या माइनस कर दूंगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। एक पेयर कॉन्जिक्यूटिव का ही हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉन्जिक्यूटिव हमारे पास पेयर्स बेटा बन गए। आई होप समझ गए हो बात को। 9 कॉन्जिक्यूटिव पेयर कैसे बन गए, एक ये हो गया, फिर एक उल्टा वाला हो गया, ये वाला, राइट, फिर एक ये वाला, इधर इससे पहले ये वाला हो गया, तो ऐसे 1 पेयर 2 3 टोटल ऐसे 9 बनते जाएंगे। सो -9 कर देंगे, 10C2 -9, इतने आपके क्वाड्रिलेटरल्स बन जाएंगे। वर्टिकल लाइंस तो फिक्स्ड हैं, ये दोनों लेनी ही लेनी है,
हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन फिक्स्ड है, वर्टिकल लेने के 10c2 माइनस 9, सो 10c2 होता है 45 माइनस 9, 36 वेज हमारे 36 क्वाड्रिलेटरल्स बन जाएंगे बेटा, 36 क्वाड्रिलेटरल्स बन जाएंगे इस फिगर में। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का आ सकता है एडवांस्ड में, क्योंकि इसमें बिल्कुल दिमाग लगाना है और कुछ नहीं है, रटी रटाई चीज नहीं लगी इसमें। जनरली ट्राइंगल सेलेक्ट करने हैं, NC3 कर देते हैं, कोलिनियर वाले माइनस कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट करते हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा जबरदस्त है भाई, इस तरह का भी एडवांस में आ सकता है, सिमिलर टू चेस प्रॉब्लम जैसे आपने शायद किया हो थोड़ा बहुत। 4 लेटर्स 2A and 2B आर फिल्ड इनटू 16 सेल्स ऑफ अ मैट्रिक्स एज गिवन। ये एक 16 4x4 का मैट्रिक्स दिया है, 16 बॉक्सेस हैं, इनमें आपको 2 A डालने हैं, 2 A डालने हैं, ऑब्वियसली दोनों A अलाइक हैं, एंड 2 B डालने हैं, ठीक है, और इस तरह से डालने हैं। इट इज रिक्वायर्ड दैट ईच सेल कंटेन्स एटमोस्ट 1 लेटर, तो 4 जगह जाएंगे, सारे तो फेल हो ही नहीं सकते, 4 जगह जाएंगे, बट किसी भी एक सेल में 2 नहीं जाने चाहिए, एटमोस्ट एक ही जाना चाहिए। मतलब अगर मान लो यहां पे आपने A लिख दिया है, अगर यहां A लिख दिया है तो अब यहां B नहीं आ सकता, यहां पे आपने अगर A रख दिया, मान लो यहां, और आपने A यहां रख दिया और एक यहां रख दिया, अब इन दोनों में B नहीं आ सकता, बाकी कहीं पर मर्जी B आए। बट ऐसे भी नहीं आ सकता, क्योंकि आप आगे की लाइन पढ़ो, आगे देखो, ईच सेल कंटेन्स एटमोस्ट 1 लेटर एंड ईच रो एंड कॉलम कैनॉट कंटेन सेम लेटर। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो A यहां लिख दिया था, तो अब इस कॉलम में और इस रो में दोबारा से A नहीं दिखना चाहिए बेटा, ठीक है, आपको A दोबारा से यहां नहीं दिखना चाहिए। मान लो B यहां रख दिया, तो इस रो और इस कॉलम में आपको B नहीं दिखना चाहिए दोबारा से। ईच रो और ईच कॉलम कैनॉट कंटेन द सेम लेटर। हाँ, एक A एक B आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, यहां एक A लिखा हुआ है, यहां एक A लिख दो, यहां B लिखना है लिख दो, और फिर यहां पे भी B लिखना है लिख दो, ये अलाउड है। मतलब आपने इस सेम रो में एक A और एक B सेम कॉलम में लिख लिया, वो अलाउड है, बट दोनों A अलाउड नहीं है एक ही कॉलम के अंदर। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए, देन द नंबर ऑफ वेज द मैट्रिक्स कैन बी फिल्ड इज, कितने तरीके से हम A और B को फिल कर सकते हैं। देखो इसका बहुत सिमिलर क्वेश्चन मैंने, आई एम नॉट श्योर 11th में करवाया था आपको, 12th में जो बच्चे अर्जुना में थे, चेस बोर्ड में करवाया था। 2 क्वींस एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकलवाई थी, तो क्वीन में भी काफी सिमिलर सा होता है, बस उसमें डायगनली भी नहीं रख सकते, है ना, उसमें मैंने हॉरिजॉन्टल यहां पे नहीं रख सकते, क्वीन कट जाएगी, यहां पे भी नहीं रख सकते, यहां पे बस सिंपल है, यहां और यहां नहीं रखना है हमें, बट वहां दोनों क्वीन डिस्टिंक्ट थी, यहां दोनों ए आइडेंटिकल भी हो गए हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ए कैन बी पुट इन, फर्स्ट ए कैन बी पुट इन 16 वेज, कहीं मर्जी रख दो। मान लेते हैं कि हमने जो है ए को यहां पे विराजमान करवाया है, ए को हमने यहां रखा है, ठीक है। अब सोच के देखिए कि भाई अब दूसरा ए इसमें तो आ नहीं सकता, तो कितनी जगह आ सकता है। बेसिकली आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस चली गई, बची कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस हमेशा बनेगी, 9 और 7 16 होता है भाई, तो हमेशा 9 ही प्लेसेस बचेंगी। सोच के देख लो, हमेशा 7 प्लेसेस जाएंगी, तुम कहीं मर्जी एक ए को रख लो, कहीं मर्जी एक ए को रख लो, तुमने यहां रखा है सर, यहां हमें नहीं रखना, हमें यहां रखना है, रख लो, तो तब भी 7 ही प्लेसेस बच जाएंगी, 9 प्लेसेस तब भी दूसरे ए के लिए बचेंगी। सो इफ फर्स्ट ए कैन बी पुट इन 16 वेज, सेकेंड ए कैन बी पुट इन 9 वेज। So therefore total number of ways to place both A's is equal to 16 into 9। अब ये गलती हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई, 16 into 9 नहीं होगा। सोच के देखो क्यों, सोच के देखिए, समझ गए समझदार लोग, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं। ये तो तब होता जब दोनों ए डिस्टिंक्ट होते भाई, फर्स्ट ए सेकंड ए करा हुआ है आपने, फर्स्ट सेकंड कौन है, कुछ नहीं है। तो मान लो एक ए अगर यहां पहला रखा और फिर दूसरा आपने यहां रखा, बट एक केस में आपने ये भी किया होगा कि पहला ए यहां रखा होगा, दूसरा यहां, तो एक्चुअली सारे आंसर 2 बार रिपीटेड आए होंगे। आप इस आंसर को बाय 2 कर दोगे, बिकॉज आइडेंटिकल है बेटा, उनकी अरेंजमेंट के साथ आए होंगे। समझ गए ना। 16 into 9 कब होता, जब दोनों ए डिस्टिंक्ट होते, तब हम 16 into 9 रखते। तो 9 8 72 तरीके से हमने दोनों एज को प्लेस कर दिया, दोनों एज को प्लेस कर दिया। ठीक है भाई, समझ गए। अब क्या करें, देखो अब मैं इसको ऐसे सोच रहा हूं, आप उल्टा सोच रहा हूं मैं, दोनों 20 को भी 72 ही कर सकते हैं। सर ऐसे कैसे 72 कर देंगे, ओवरलैप हो गए तो, हाँ तो वो माइनस कर दूंगा ओवरलैप वाले, है ना। सो मैं कह रहा हूं
अगर हम ओवरलैपिंग को अभी इग्नोर कर दें, टोटल नंबर ऑफ वेज टू प्लेस टू बीज वो भी 72 ही होंगे भाई। आई नो कि उसमें गड़बड़ हो जाएगी भाई, ए ऑलरेडी बैठा है, बी यहां थोड़ी ना चले जाएगा, तो मैं वो केसेस माइनस कर दूंगा ए के इंटू बी के। 72 स्क्वायर में से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा 72 इंटू 72 माइनस व्हेन ए एंड बी हैव ओवरलैपिंग पोजीशंस। अगर मैं ये वाला माइनस कर दूं, अगर मैं ये वाला माइनस कर दूं कि जब ओवरलैपिंग पोजीशन आ रही है 72 स्क्वायर में से, तो वो आ जाएगा जब वो अलग अलग जगह पे रखे गए हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, मैंने तो इसको टोटल माइनस करके सोचा, हो सकता है डायरेक्ट से भी आंसर आ जाए, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो अब ओवरलैपिंग पोजीशन मुझे गिननी है कितनी कितनी हो सकती है। जैसे मान लो ए यहां रखे हैं, तो अब एक सिनेरियो तो ये हो सकता है कि दोनों ही ए ओवरलैपिंग हो जाए, है ना, दोनों ही ए ओवरलैपिंग दोनों ही बी से हो जाए भाई, जहां ए लिखे हैं एग्जैक्टली वहीं पे दोनों बी मैंने चिपका दिए। गॉट इट। तो दो केसेस माइनस करूंगा। केस 1, बोथ इज ओवरलैप विद बोथ बीज, और सेकेंड केस करूंगा एग्जैक्टली वन ए ओवरलैप विद वन बी। ठीक है जी, एक ए एक बी से ओवरलैप कर जाए, दूसरा ना करे। ठीक है, ये दो केसेस माइनस करूंगा, तो बोथ एज ओवरलैप, दोनों ए ओवरलैप कितनी तरह से कर सकते हैं भाई, आपने एज को प्लेस किया 72 तरीके से, अब बीज को एक ही तरीके से कर दो, तो दोनों एज ओवरलैप कर जाए, मतलब क्या हो जाएगा कि 72 इंटू 1 हो जाएगा भाई। सोच के देखो भाई, आपने दोनों एज कितनी तरीके से रखे थे, 72 एज से, अब आप दोनों बीज को एग्जैक्ट वहीं रख दो जहां दोनों ए पड़े, एक ही तरीके से रख पाओगे, तो वो एक तरीका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दो एज एंड दो बीज को प्लेस कर दिया, 72 वेज में दोनों ही ओवरलैपिंग हो रहे होंगे। अब जरा एक ओवरलैपिंग निकालते हैं, तो 72 तरीके से हमने दो एज रखे, अब कौन सा ए ओवरलैप हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। सर ये तो आइडेंटिकल है भाई, ए आइडेंटिकल है, उनकी पोजीशन थोड़ी ना आइडेंटिकल है। मान लीजिए आपके दो ए यहां पड़े हैं, यही पड़े हैं, मान लो ये एक ए है ये एक है, आप यहां पे बी बैठाते हैं या फिर यहां पे बी बैठाते हैं, दोनों डिफरेंट बातें हो गई ना। इसका मतलब है भैया आपने फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम वाले पे बी बिठाया, इसका मतलब है आपने सेकंड रो थर्ड कॉलम वाले पे बी को बिठाया, ओवरलैप कराया, तो दो अलग अलग केसेस होंगे। तो मान लेते हैं कि एक बी यहां पर बैठ चुका है, एक बी यहां पर बैठ चुका है, तो अब ओवरलैपिंग दो तरीके से हो गई, दो तरीके से हो गई कि भैया कौन सा ए आपने ओवरलैप कराया है। अब एक बी अगर यहां बैठ चुका है तो दूसरा भी अब कहां नहीं आ सकता, सोचो, दूसरा भी इन 4, 7 और एक ये 8 जगहों पे नहीं आ सकता, क्योंकि ये वाला हमें नहीं लेना है, 8 जगहों पे नहीं आ सकता, समझ गए ना भाई, ये 4, 5, 6, 7 और एक 8 जगह पे नहीं आ सकता, तो बची कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 जगहों पे दूसरा भी आ सकता है। तो यानी कि नंबर ऑफ वेज इन विच वन बी विल बी ओवरलैप्ड, ये हो गए ए की पोजीशनिंग, ये हो गई कौन सा वाला ओवरलैप करा है, और ये बचा हुआ दूसरा बी, जो दूसरा बी है वो 8 तरीके से पहुंच जाएगा बेटा, 8 तरीके से पहुंच जाएगा। तो ये हो गए एज की पोजीशन, ये हो गया ओवरलैप वाला बी, ओवरलैप बी दो तरीके से बैठ सकता है, और ये हो गया नॉन ओवरलैप वाला बी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 72 इंटू 16, 72 इंटू 16, और इन दोनों का सम माइनस कर देते हैं 72 स्क्वायर में से, क्योंकि हमें 72 स्क्वायर में से ओवरलैपिंग के केसेस माइनस करने हैं। तो आंसर हो जाएगा 72 स्क्वायर माइनस 72 प्लस 72 इंटू 16, 72 तो कॉमन ही आ गया, 72 माइनस 1 माइनस 16, तो 72 इंटू 72 माइनस 17, 72 माइनस 17 होता है 55 इंटू 72, 3960 आ रहा है भाई, 3960 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन तो है सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, तो अच्छे क्वेश्चंस थे ये, होमवर्क वाले ब्रेन टीजर्स हमारे डिस्कशन हो गए हैं ये सारे। एक और था आई थिंक, है ना, 31 भी था, हाँ याद आ रहा है मुझे, 31 भी था, तो इसको भी कर लेते हैं, ये भी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है।
देखो इन सब क्वेश्चंस को करके तुम्हें ये समझना है कि भाई तुम्हारा माइंड शार्प हो रहा है। ये नहीं सोचो कि सर ये एग्जैक्ट कैसे आ जाएगा एडवांस में, वो मेंस की स्ट्रेटेजी होती है बेटा। सर ऐसे क्वेश्चन करा दो जो बिल्कुल मेंस में सेम सेम आ जाए। एडवांस्ड में वो आपके सामने कुछ ना कुछ नया प्रकट करेंगे। हाँ 50-60% सिमिलर से आएंगे, बट 50% क्वेश्चन नए भी आएंगे। तो उन नए सवालों को हम प्रैक्टिस करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि हमारा माइंड शार्प हो, हमारा थॉट प्रोसेस बने। क्या ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आएगा? आई डोंट नो, परहैप्स नो, बट क्या जो मैं इसको करते वक्त थॉट प्रोसेस सीखूंगा, जो मैं केसेस बनाऊंगा, जो मैं रिजेक्शंस करूंगा, जो मैं दिमाग लगाऊंगा, जो मैं गलतियां करूंगा और उनको देखूंगा गलती कहां हुई, क्या वो चीजें यूज होंगी एडवांस में? बिल्कुल होंगी। अभी देखना, एक ब्रेन टीजर कल कराया था, उसका क्वेश्चन आएगा एडवांस 2020 में आया हुआ था, उससे सिमिलर थॉट प्रोसेस पे। तो एडवांस में ना ऐसा कम होता है कि सेम क्वेश्चन सर, वो तो फिर डेटा वाले सिंपल वाले होते हैं। मैं 50% क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं, वो इजी टू मीडियम वालों की बात नहीं कर रहे हैं हम इस बैच में। हम बात कर रहे हैं जो बचे हुए 50% है। वो पहले 50% की तैयारी तो तुम कर चुके हो यार मेंस में ही, थोड़े बहुत पीवाईक्यू लगा लोगे, तुम्हारी हो गई उसकी तैयारी। बट जो बचे हुए 50% क्वेश्चन है मैथ्स में, उनकी मेजर तैयारी है बेटा। तो खेल उसी से है, सारा रैंक का खेल उसी से है। देखो 50%, पहले 50% जो कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 50 में से मान लो 30 कर लिए, 40 कर लिए, सिलेक्शन हो गया। बट बचे हुए 50% जो है, जो मीडियम से टफ वाली साइड वाले हैं, उनमें से कोई जो 10-15% कर पाएगा वो रैंक बढ़िया ला पाएगा, या 20% कर पाएगा तो और अच्छी रैंक ले आएगा, 25% कर दिया और बहुत बढ़िया अंडर 100 अंडर 50 आ जाएगी। तो सारा खेल बेटा इस चीज का है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। कई लोगों को ये लगता है सर इतने टफ क्वेश्चन करके क्या हासिल होगा, मेरे से कौन सा एग्जाम में होने वाला है। हासिल ये होगा जो मैंने अभी समझा है, आपके जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में आप अपना दिमाग चला पाएंगे वहां बैठ के, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। कंसीडर 4 इंटीजर्स x1 x2 x3 x4 such that sum of any of the numbers with product of the other 3 is equal to 2। क्या कह रहे हैं कि x1 का सम लेना है, जैसे x1 का सम लेना है, प्रोडक्ट ऑफ द अदर 3 x2 x3 x4, ये 2 है। अच्छा, x1 का सम लेना है, x2 x3 x4 से ये सम 2 आना है, ओके। और सिमिलरली x2 का सम लेना है, तो फिर अदर 3 यानी x1 x3 x4 के प्रोडक्ट के साथ ये भी 2 आना है, ये भी 2 आना है। अब कुछ लोगों को यहाँ गलत फहमी हो जाती है, अरे सर ये तो 1 + 1 2 तो सिर्फ तभी हो सकता है जब 1 + 1 हो जाए, सारे 1 हो जाए। भाई साहब कहीं ये थोड़ी लिखा पॉजिटिव इंटीजर है, क्या पता नेगेटिव हो जाए फिर, है ना। x1 x2 x3 x4 में से कोई नेगेटिव भी हो सकता है भाई, कोई नेगेटिव भी हो सकता है, इनफैक्ट 0 भी हो सकता है। कहीं लिखा थोड़ी है, कहीं नहीं लिखा, कहीं भी लिखा ही नहीं है कि नॉन जीरो है। बस आपको टोटल नंबर ऑफ 4 पॉसिबिलिटीज जो है, क्वाड्रुप्लेट्स मतलब जैसे ट्राइड्स होता है, डबलेट्स होते हैं, मतलब 4 नंबर्स के कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं ये आपको बताने हैं। ऐसे कितने नंबर्स x1 x2 x3 x4 पॉसिबल हैं। तो एक काम करते हैं, x1 x2 x3 x4 के प्रोडक्ट को p ले लेता हूं। तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी x1 + p/x1 इज इक्वल टू 2, ऐसे x2 + p/x2 इक्वल टू 2, x3 + p/x3 इक्वल टू 2, x4 + p/x4 इक्वल टू 2। यानी मैं एक काम कर सकता हूं, x1 को एक वेरिएबल x से ही रिप्लेस कर देता हूं और बोल देता हूं कि यार इसके जो 4 वेरिएबल्स इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, x1 x2 x3 x4, ठीक है भाई। अब यहां से दिमाग ठनकता है कि सर ये तो क्वाड्रेटिक है, x में अगर देखा जाए तो ये x में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन x है, तो इसके 4 अलग अलग सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। यानी वो ओवरलैपिंग है। ये बात तो हमें समझ आ गई भाई कि ये में चारों डिस्टिंक्ट तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 रूट्स आ सकते हैं। तो अब क्या हो सकता है, लेट से इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स y एंड z है। लेट दिस क्वाड्रेटिक हैज रूट्स y एंड z। तो अब एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि ये सारे के सारे y हो जाए, या मतलब z हो जाए, कोई भी एक हो जाए सारे के सारे। तो केस वन कि हम x1 x2 x3 x4 सभी को इक्वल बोल दें और ये एक रूट के इक्वल हो जाए y के। मतलब तुम समझ गए ना, कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। पहला केस की भाई सारे y हो जाए या सारे z, एक ही बात है, वो उसको अलग मत बनाओ। केस 2 कि सर x1 x2 x3 तो इक्वल हो जाए, या कोई से भी 3 इक्वल हो जाए, वो तो हम अरेंजमेंट कर लेंगे, y के बराबर हो जाए, और जो x4 है वो दी अदर रूट z के बराबर हो जाए, या उसका उल्टा कि 3 z के बराबर और 1 y के बराबर हो जाए। ठीक है, और क्या केस हो सकता है? और हो सकता है, अगले पेज पे लिख देता हूं, अगले पेज पे लिख देता हूं। केस 3 हो सकता है, अब तुम समझ गए कि सर 2 तो हो जाए y के
और 2 हो जाए z के बराबर। करेक्ट। अब तुम ये मत कह देना सर एक इसके हो जाए 3 उसके हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी हम ले चुके हैं। 1 और 3 वाला केस हम यहां कवर कर चुके हैं, बस y की जगह z हो जाएगा, उसको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। तो यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो सारे इक्वल, 3 एक जैसे, एक जैसा, या फिर 2 एक जैसे एक जैसे। दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। क्यों? बिकॉज एक क्वाड्रेटिक थी x में, उसके 4 सॉल्यूशंस चाहिए, तो चारों डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते, इसी तरह से पॉसिबिलिटी बन सकती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक एक केस सॉल्व करना। अगर चारों के चारों y हो जाएं तो एक बात तो क्लियर है कि x सारे y हैं, तो ये y लिख दो, और प्रोडक्ट भी y की पावर 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि सारे y हैं, सारे y हैं, तो प्रोडक्ट p जो है y की पावर 4 हो जाएगा, और नीचे भी x है तो y हो जाएगा इक्वल टू 2। यहां से आप देख पा रहे हैं y प्लस वाई क्यूब बराबर 2 हो गया। इस क्यूबिक इक्वेशन का बस एक ही रियल रूट है, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 ओनली, y इक्वल टू 1 ही आएगा, यानी कि सारे के सारे वेरिएबल्स को 1 होना पड़ेगा, यानी x1 x2 x3 x4 सारे 1 हो जाएंगे, यानी कि हमारा जो क्वाड्रुपल प्लेट्स हो गया वो हो गया 1 1 1 1। ठीक है, x1 y1 x1 x2 x3 x4 सारे 1 1 1 1 हो गए एक, तो ये आ गया। y की वैल्यू देखो 1 इसे सेटिस्फाई भी कर रही है, क्योंकि इसकी रूट थी 1 प्लस 1 बाय 1 इक्वल टू 2, सेटिस्फाई भी कर गई है y की वैल्यू, की रूट माना था, y क्या माना था? रूट माना था, ये भी चेक करना जरूरी है। चलिए सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस लेते हैं बेटा। x1 x2 x3 तीन y हैं, तो y मान लेते हैं अभी इसका रूट y प्लस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा चारों नंबर्स का, p क्या था? प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर, ये y y y वो z, तो y क्यूब z अपॉन y। करेक्ट, अपॉन क्या है? अपॉन y है, हमने y को इसके अंदर डाला है, z को भी डाल सकते हैं, ये इक्वल टू 2 है, तो यहां से आ जाएगा बेटा y प्लस वाई स्क्वायर z इक्वल्स टू 2, यानी y कॉमन 1 प्लस वाई जेड इक्वल टू 2, y इंटू 1 प्लस वाई जेड 2। अब तुम केसेस बना लो, या तो ये 2 है ना, ये 2 और ये 1 कर देते हैं, या उसका उल्टा, सारे इस तरह से केसेस बना लेते हैं बेटा। चलिए तो केसेस बनाते हैं। इस वाले को मैं इस वाले को सॉल्व कर रहा हूं, इस वाले को सॉल्व कर रहा हूं, y इंटू 1 प्लस वाई जेड इक्वल टू 2, तो इसमें y को 2 ले लो एंड 1 प्लस वाई जेड को 1 ले लो, तो यहां से y2 आ गया, yz का प्रोडक्ट 0 आ गया। ये तो गड़बड़ी हो गई, क्योंकि yz का प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकता, इधर y0 और z0, बट yz तो इसके रूट्स थे, yz तो इस इक्वेशन के रूट थे, हमने इसी के तो रूट माने, तो नीचे 0 आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। करेक्ट, तो yz में से कोई 0 नहीं हो सकता, ये वाला रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसका उल्टा सोचते हैं, y को 1 और 1 प्लस yz को 2, तो y1 हो गया, और यहां से आ गया yz की वैल्यू 1, y भी 1 तो z भी 1 ही हो गया, y1 z1। तो भाई फिर तो कोई नया केस बना ही नहीं, फिर तो कोई नया केस बना ही नहीं, अगर yz दोनों ही 1 हो गए तो फिर से 1 1 1 1 ही सारे नंबर्स आ जाएंगे, तो इसको भी उड़ा दो, इसको भी हटाओ, कोई नया नहीं मिला। और क्या हो सकता है? नेगेटिव वाला भी तो हो सकता है यार, तुमने 2 को 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1 लिख दिया, उसको -1 और आप y को -1 ले लो एंड 1 प्लस वाई जेड को -2 ले लो बेटा, और एक इसका एग्जैक्ट उल्टा, y को -2 1 प्लस वाई जेड को -1, ये वाला केस भी तो लेना पड़ेगा ना, नेगेटिव भी अलाउड है। देख रहे हो ना कितने बढ़िया बढ़िया केसेस बन गए हैं। तो y -1 यहां डाल देते हैं, वाई जेड हो गया -3, y को -1 डाला तो z हो गया 3, तो y -1 z3 हमारे पास आया है। यानी हमारा मतलब क्या हो गया कि x1 x2 x3 हमने तीनों इक्वल माने थे, है ना, y के, तो -1 -1 और 3 एक नंबर हमने ये ले लिया, इस तरीके का नंबर हमारा बन गया है। बट अब इसमें एक चीज और नोटिस करनी है कि हमें ये भी देखना है कि आप y और z जो है वो तो रूट्स भी थे ना भाई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करने चाहिए ना। तो x प्लस प्रोडक्ट कितना हो गया, x प्लस प्रोडक्ट कितना हो गया, देखो इन सब का प्रोडक्ट हो गया -3 बाय x इक्वल टू 2। तो क्या इसको y और z सेटिस्फाई कर रहे हैं? क्या इसको y और z सेटिस्फाई कर रहे हैं? y को -1 डालूं तो -1 प्लस 3 इक्वल टू 2 कर रहा है, 3 क्योंकि y और z रूट्स थे, राइट, ये भी 2 आ रहा है, कर रहे हैं, यानी ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि yz की जो वैल्यू आई है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी तो करनी चाहिए, हमने उनकी रूट्स मानी हुई है ना, तो वो वाला केस एक्सेप्ट हो गया बेटा। y को -2
और वाई जेड हो गया यहाँ -2, तो -2 डाला, -2 कट गया, जेड हो गया 1। तो y -2 z1, इसका मतलब जो तीन नंबर है -2 -2 -2 और 1, सो प्रोडक्ट p आ गया -8। इक्वेशन बन जाएगी x -8 बाय x बराबर 2। बट अब अगर तुम इसे देखोगे, इसमें z1 देखो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 1 -8 बाय 1, करेक्ट। z इक्वल टू 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हमने तो y और z इसकी रूट्स माने हुए हैं, है कि नहीं? y एंड z भी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो सेटिस्फाई तो करने चाहिए थे। यानी हमारा जो y, ये वाला वैल्यू रिजेक्ट ही हो गया, रिजेक्ट हो गया ये वाला केस, ये वाला केस हमारा रिजेक्ट हो गया बेटा। तो अभी हमें क्या मिला है? एक 4 नंबर्स का कॉम्बिनेशन ये मिला है, एक ये मिला है। दो केसेस से हमें दो आंसर्स मिल चुके हैं, केस 1 केस 2 देख लीजिए। ये सब तो रिजेक्ट हुआ है, ये सब किसी काम का नहीं है, सब रिजेक्ट हुआ है। वहां पे YZ का प्रोडक्ट 0 आ गया था इसलिए, यहां तो सेम आ गया था इसलिए, और ये एक्सेप्ट हुआ और ये रिजेक्ट हुआ क्योंकि हमारा सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। एक लास्ट केस बचा है बेटा, दो के पेयर अगर हम सेम ले लें, दो के पेयर सेम ले लें, यानी YYZZ, सो x प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया प्रोडक्ट, और नीचे भी x था, इज इक्वल टू 2। तो एक काम करते हैं, x की जगह y डाल देते हैं क्योंकि रूट है y, y प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय y इज 2, y से y कट गया, y इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर इज 2, करेक्ट। तो क्या लोगे? 2 इंटू 1 ही लोगे, 2 इंटू 1 लोगे तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि यहां से z 0 आ जाएगा, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। उल्टा ले लेते हैं, y को 1, 1 प्लस जेड स्क्वायर को 2, तो यहां से जेड स्क्वायर 1 आ गया, y को 1, z को प्लस माइनस 1, y को 1 z को प्लस माइनस 1, तो दो पेयर बन गए। यहां से दो बार 1 लेंगे, x1 x2 वाले 1 1, और दो बार 1 1, जब ये भी 1 हो गया, वो किसी काम का नहीं है, ऑलरेडी आ चुका था ये वाला। या फिर दो बार y1 और दो बार z -1। अब ये वाले में हमें चेक भी कर लेना चाहिए कि x प्लस जो प्रोडक्ट आ रहा है, देखो प्रोडक्ट 1 आ रहा है, इन सबका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 1। इसके ऊपर क्या y और z सेटिस्फाई कर रहे हैं? y था 1 तो कर रहा है, z था -1, -1 इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, डज नॉट सेटिस्फाई। तो इसलिए ये वाला भी रिजेक्ट करेंगे हम, ये वाला भी रिजेक्ट करेंगे, ये वाला भी हम रिजेक्ट कर देंगे बेटा, ठीक है। तो हमारे पास अब सारे केसेस सॉल्व करके क्या आया? ये तो ऑलरेडी आ चुका था, इसको क्या लेंगे दोबारा? यहां से कुछ नहीं मिला, इस सब में भी सिर्फ हमें ये मिला, और फर्स्ट केस से हमें ये वाला मिला था, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर 2 आ गए, 2 नहीं आए बेटा, अरेंजमेंट भी तो करनी है ना, x1 x2 x3 x4, अब पीएनसी तो मेन अब शुरू हुआ है। तो हमारे पास कितने हो गए भाई? देखो 1 1 1 1 का तो कोई अरेंजमेंट होगा नहीं, एक कॉम्बिनेशन ये बन गया, और जो दूसरा वाला आया था 3 -1 1 3, इसकी 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट, यानी 4 इसकी, एक यहां से, टोटल 5 हो गया आंसर। आंसर क्या हो गया बेटा? 5 हो गया, आंसर हमारा 5 हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी अच्छा प्रॉब्लम था, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल की तरफ था। चलिए, एक ये वाला मैंने आपको बोला था कि भाई रिकर्जन में आप कर लेना घर पे, ये वाला भी होमवर्क में ही दिया था, वैसे पीवाईक्यू में है, बट चलो ये वाला डिस्कस कर लेते हैं। बस इसके बाद हम फिर थोड़े पीवाईक्यूज करेंगे, और कुछ मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा फिर पीवाईक्यूज ही। अच्छा, एक चीज और, काफी बच्चे कह रहे थे कि सर पीवाईक्यूज की पीडीएफ हमें प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैंने बोल दिया है टीम को, बेटा आपके पास अपलोड जल्दी ही हो जाएंगे सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज। आप लोगों को खुद से भी ट्राई करने चाहिए, और वो आपको करने ही हैं। देखो एडवांस में क्या होता है ना, उतने पीवाईक्यूज नहीं होते, मेंस की तरह नहीं होते, ये है हर साल के भर भर के 100 200 हर चैप्टर के हैं, वो नहीं होगा, ठीक है। एक ही पेपर होता है, बट करने आपको सारे हैं, 20 साल 25 साल के सारे कर लो। an denotes the number of all n digit positive integers formed by digits, ये मैंने आपको बोला था ध्यान रखना भाई, पॉजिटिव इंटीजर है, 0 और 1 को यूज करना है, और बोथ सच दैट नो कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स इन देम आर 0, डबल अंडा नहीं दिखना चाहिए नंबर के अंदर, डबल 0 नहीं दिखना चाहिए। लेट bn इक्वल टू नंबर ऑफ सच n डिजिट इंटीजर, ये देख रहे हो छोटी छोटी चीजों में सच। अब मैंने जब ये पहली बार क्वेश्चन पढ़ा था ना, मैं सच नहीं पढ़ा, मतलब इसी के सबसेट की बात हो रही है, an के सबसेट की बात हो रही है। bn क्या है? bn इज दोज नंबर्स इन an विच सैटिस्फाई एंडिंग विद 1, ऐसे डिजिट्स जो 1 से एंड हो रहे हैं an वाले, है ना। सच नंबर्स लिख दिया ना, सच, छोटी सा वर्ड लिखा है सच, वहीं से क्वेश्चन का मीनिंग पलट गया पूरा कि भाई an का ही सबसेट है bn, समझ गए ना। हाँ, तो bn उसी का सबसेट है।
Cn नंबर ऑफ सच एन डिजिट इंटीजर एंडिंग विद 0। समझ गए? तो मतलब An और Bn दोनों, सॉरी Bn और Cn दोनों An के सबसेट हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि Bn प्लस Cn An होगा ही होगा भाई, क्योंकि लास्ट डिजिट या तो 0 या 1 ही तो हो सकती है। Bn कह रहा है कि लास्ट डिजिट उसकी क्या है, 1 है, Cn कह रहा है लास्ट डिजिट उसकी 0 है, तो और कुछ तो हो ही नहीं सकता। ये तो एग्जॉस्टिव केसेस बन गए हैं, तो इन दोनों का सम मिला के An तो होना ही चाहिए। क्या इतनी बात सही है? क्या इतनी बात सही है? देख लीजिएगा। अब मुझे क्या बोला जा रहा है? मुझे बोला जा रहा है कि भाई चलो An में रिकर्सिव रिलेशन बताओ, Bn में बताओ, Cn, तीनों के इनफैक्ट बताने हैं हमें क्या क्या होंगे। ठीक है, तीनों के रिकर्सिव रिलेशंस निकालते हैं। तो An कह रहा है कि आपके 0 1 यूज कर सकते हो। ठीक है, 0 और 1 यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो, अगर n डिजिट नंबर आपने बनाना है, An की बात हो रही है अभी, An की 1 2 3 इस तरह से n डिजिट नंबर बनाना है, तो मैं लास्ट डिजिट नहीं देख रहा हूं, पहले फर्स्ट डिजिट देख रहा हूं। इसमें An में मैं फर्स्ट डिजिट सिर्फ और 1 ही रख सकता हूं, 0 रख ही नहीं सकता। अब सोचो क्यों? यही मेन केस है। यहां पे हम 0 भी रख देते हैं, 1 भी रख देते हैं, वो गलत हो जाता है। सिर्फ 1 रख सकते हैं बेटा, बिकॉज n डिजिट ही नहीं रहेगा ना, वरना वो अगर आपने शुरू में 0 रख दिया बेटा, तो वो तो n डिजिट रहेगा ही नहीं। तो फर्स्ट डिजिट अगर 1 है, तो अब देखो डबल 0 तो लाना नहीं है। हाँ, डबल 0 तो लाना नहीं है। हाँ, तो डबल 0 तो भाई देखो अब आएगा नहीं, बट साथ में अब एक बात समझनी है कि 1 आ रहा है पहला डिजिट, अब आगे 0, तो पहला डिजिट 0 नहीं हो सकता, तो 1 के आगे जो भी है बस डबल 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारा An है एक तरह से। 1 के आगे जो भी हो रहा है, 1 के बाद हमें देखना है, जैसे हम जनरली क्या देखते थे, सारी डिजिट्स में देखते थे, इसमें हमें 1 फिक्स करके n-1 डिजिट्स के अंदर देखना है। 1 तो पहला आएगा ही आएगा, राइट? सो An में फर्स्ट डिजिट इज फिक्स्ड 1 एंड बाकी जगह डबल 0 नहीं आना चाहिए। तो अब जरा हम देखते हैं An के अंदर केसेस क्या क्या हो सकते हैं। एक हो सकता है कि भाई डबल 1 आ जाए, है ना, डबल 1 आ जाए। क्या हो सकता है? 1 के बाद 0 आ जाए। अच्छा, अगर 1 के बाद 0 आएगा, तो 1 के बाद 0 अगर आएगा, तो 1 के बाद 0 आएगा, तो अब 0 तो हो नहीं सकता, अगला भी 1 ही होगा, है ना, अगला भी 1 ही होगा। इतनी बात हमें समझ आ रही है। तो अब देखो 1 के आगे जो n-1 डिजिट जब थी, तो आंसर An था। ऐसे ही अब 1 के आगे कितनी डिजिट्स बची हैं सोचो, 1 के आगे अब n-2 डिजिट्स बची हैं। एक 1 भूल जाइए, यही वाला सिचुएशन तो हो गई ऊपर वाली। इसमें एक 1 के आगे n-1 डिजिट्स थी, इसमें एक 1 के आगे n-2 डिजिट्स हैं, तो ये चीज हो गई An-1। सिमिलरली इसमें एक 1 के आगे अब कितनी डिजिट्स हैं, इसमें n-3 डिजिट्स हैं, तो ये n-2 हो जाएगा। भाई एक 1 के आगे जब n-1 थी, n-1 डब्बे खाली थे, तब An था। जब n-1 डब्बे खाली हैं, एक के आगे 1 के आगे, जब n-2 डब्बे खाली हैं, तो An-1 है। जब n-3 डब्बे खाली हैं, तो An-2 है। ऐसे सोचना है तुम्हें, ठीक है? तो क्लियरली दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, सो An इज इक्वल टू An-1 प्लस An-2। करेक्ट? दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, क्योंकि या तो डबल 1 से शुरू होगा या 1 0 से शुरू होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। शुरू में 0 हो नहीं सकता, डबल 0 आ नहीं सकता। यही दो पॉसिबिलिटीज बची और उसके आगे हमने जोड़ दिया। तो ऑब्वियसली हमारा ए ऑप्शन तो करेक्ट आ गया है। अब देखो इस क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। बट हम सबके रिकर्सिव रिलेशंस निकाल लेते हैं। अभी हमने An का निकाला है, अब हम Bn का निकालेंगे। सो Bn इज दोज नंबर्स ऑफ An जिसका एंडिंग डिजिट 1 है। ठीक है, तो अब हम Bn की जरा बात कर लेते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से Bn की बात कर लेते हैं। Bn के डब्बे हैं, ये Bn के डब्बे हैं जिसमें पहला डिजिट तो 1 ही होगा, क्योंकि भाई पहला डिजिट 0 जब An में ही नहीं था तो Bn में कैसे हो जाएगा? Bn तो सबसेट है ना। और लास्ट डिजिट भी इसका फिक्स्ड है 1। पहला और लास्ट डिजिट 1 फिक्स्ड है ना, हाँ 1 फिक्स्ड है। और बीच में n-2 खाली डब्बे हैं, तब ये आंसर, इसमें डबल 0 नहीं आने चाहिए बेसिकली, तो ये हमारा Bn था। करेक्ट, ये Bn था। अब इसमें भी हम बिल्कुल सेम करते हैं। 1 के आगे देख लेते हैं क्या हो रहा है। 1 के आगे अगर एक 1 और है, 1 के आगे अगर एक 1 और लगा दिया, या 1 के आगे हम एक 0 लगा देंगे, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। लास्ट तो 1 है ही भाई, देखो लास्ट तो 1 फिक्स्ड है ही। तो अब n-3 खाली डब्बे हैं। जब n-2 थे तो Bn था, जब n-3 होंगे तो ये आपका Bn-1 हो जाएगा। करेक्ट, जब n-2 थे तो Bn था, जब n-3 है तो Bn एक कम हो गया, तो यहां भी एक कम हो गया। अब इसमें कितने, अब अच्छा अब ये 0 हो गया, तो 0 के अगला तो 1 ही होगा। 0 के आगे 0, तो डबल 0 तो अलाउड नहीं है लाना, है ना। तो अब कितने खाली डब्बे हैं? n-4 हैं। तो जब 1 के आगे देखो 1, पहला 1 लास्ट 1 बीच में, ऐसे ही इसमें भी तो यही था, पहला 1 लास्ट 1 बीच में n-2 डब्बे, पहला 1 लास्ट 1 बीच में n-3, पहला 1 लास्ट 1 बीच में n-4, तो ये Bn-2
2 हो गया। सो bn इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, अगेन सेम रिकर्सिव रिलेशन आ गया है, सेम रिकर्सिव रिलेशन बेटा आ गया है। सेम bn का बिल्कुल सेम ही cn का हो जाएगा, क्योंकि 0 आ जाएगा बस 1 की जगह और कुछ भी नहीं है। तो सिमिलरली cn हो जाएगा cn माइनस 1 प्लस cn माइनस 2। तो ये तीनों के रिकर्सिव रिलेशन सेम हो गए हैं, तो ऑब्वियसली ये करेक्ट है। इज नॉट इक्वल टू दिया है तो गलत हो गया है, ये भी नॉट इक्वल टू दिया है गलत हो गया, और ये भी आपका गलत ही है, क्योंकि a17 इक्वल टू b17 प्लस c17 होना चाहिए था, तब करेक्ट होता। तो तीनों गलत है, ये वाला सही है बेटा। रिकर्सिव रिलेशंस आ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है इसी में। सेकंड, वैल्यू ऑफ b6 पूछी हुई है, तो अब तो b6 का मतलब तुम्हें पता है भाई, bn जो है bn माइनस 1 प्लस bn माइनस 2 है। तो सबसे पहले हम b1 निकाल लेते हैं। b1 मतलब सिर्फ एक डब्बा बनाना है, एक बॉक्स बनाना है, और डिजिट स्टार्ट भी 1 से होनी है, एंड भी 1 से। तो b1 तो 1 ही हो गया, एक ही नंबर बनेगा, b1 1 हो गया। b2 का मतलब हो गया 2 डब्बे बनाने हैं, पहला डिजिट तो देखो 1 ही है हमेशा, 0 तो आएगा ही नहीं, वरना एंड डिजिट नंबर रहेगा नहीं। और दूसरा डिजिट एंडिंग भी 1 से करनी है, बी में हमें क्या करना था, एंडिंग भी 1 से करनी है, तो b2 भी 1 1 हो गया, यानी 1 ही आ गया, एक ही नंबर बनेगा 11। b1 में एक ही नंबर बनेगा 1, b2 मतलब 11 बनेगा, और कुछ बन ही नहीं सकता। तो बस b1 प्लस b2, b3 तुम्हारा हो जाएगा b1 प्लस b2, 1 प्लस 1 2 हो गया। सो b4 हो जाएगा b3 प्लस b2, तो ये हो गया 2 प्लस 1 यानी 3 हो गया। और ऐसे ही b5 हो जाएगा b4 प्लस b3, यानी 3 और 2 5 हो गया। b6 पूछा है तो वो 5 और 3 8 हो गया, b6 तुम्हारा 8 हो गया। बी ऑप्शन हमारा बन जाएगा बेटा, बी ऑप्शन हमारा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे सी का भी निकाल सकते हो। देखो आए 2 ही क्वेश्चन थे, बट मान लो C6 C5 कुछ पूछ लिया तो हम सी भी निकाल देते हैं, जस्ट इन केस कोई नया क्वेश्चन बना दे। C1 कितना होगा, अब तुम्हें ये बताना है C1 कितना होगा। C1 मतलब सर जब स्टार्टिंग डिजिट एक ही डिजिट नंबर है, सी पहली बात तो 1 है, मतलब एक ही डिजिट नंबर है, और वो स्टार्ट भी 1 से हो जाए एंड 0 से हो जाए। भाई स्टार्टिंग तो हमेशा 1 से रखनी है, पॉजिटिव एंड डिजिट इंटीजर बनाना है, एंड 0 से हो जाए, तो एक डिजिट नंबर 0 भी आ जाए 1 भी आ जाए, कैसे हो सकता है। तो ऑब्वियसली C1 की वैल्यू 0, कोई भी नंबर पॉसिबल ही नहीं है ऐसा जिसकी पहली डिजिट 1 हो, लास्ट डिजिट 0 और 1 डिजिट नंबर हो, नॉट पॉसिबल, राइट। C2 क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर बनाना है जिसकी पहली डिजिट तो 1 ही फिक्स्ड है और लास्ट डिजिट 0 फिक्स्ड है, तो 10 ही हो गया, एक ही नंबर है 10 ही नंबर है C2। बस अब C3 तुम्हारा बिल्कुल पहले की तरह C2 प्लस C1 1 हो गया, C4 तुम्हारा C3 2 हो गया, इस तरह से तुम्हारा C5 C6 जो मर्जी पूछ ले वो भी निकल जाएगा। गॉट इट। चलिए तो ये हमारा जो है आंसर बन गया है, हमारा आंसर बेटा बन गया है। बड़ी प्यारी चीज भी हो रही है, देखो C4 जो है वो तुम्हारा B3 के बराबर आएगा, है ना। C5 फिर तुम देखो C5 2 प्लस 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वो B4 के बराबर होगा। तो एक ये भी देख सकते हो आप, Cn जो हो रहा है Bn माइनस 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे रिलेशंस बन सकते हैं, रिकर्सिव ये भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब एडवांस के सवाल थोड़े से लगा लेते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व तो कर लिए बेटा इस चैप्टर में, खूब सारे ब्रेन टीजर्स। अब हम आ जाते हैं एडवांस में। एडवांस में बहुत टाइम इसमें देखो सिंगल करेक्ट या इंटीजर टाइप, यही 2 टाइप के मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं पीएनसी में। तो कुछ हम लगा लेते हैं इंटीजर टाइप, देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़े से मैं करा देता हूं यार, अब देखो ये होमवर्क में कर लेना, क्योंकि तुमने आई एम श्योर PYQs पहले भी करे होंगे, जस्ट फॉर रिवीजन से हम ये कर रहे हैं। 10 द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, देखो डिविजिबिलिटी बाय 4 फर्स्ट डे करवाया था तुम्हें मैंने। विच डिजिट्स फ्रॉम द सेट दिस एंड रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। सो रिपीटिशन अलाउड है, मैंने उस क्वेश्चन में तुम्हें नॉन अलाउड वाला दिया था, वो मल्टीपल करेक्ट में करेक्ट। यहां पे अब तुम्हें सोचो लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगी, लास्ट 2 डिजिट 12 हो जाएंगी सर, शुरू से शुरू कर दो, 12 14 15 नहीं, 21 22 23 24 हो जाएगी, 32 हो जाएगी, 33 34 35 नहीं, 41 42 44 हो जाएगी, रिपीटिशन अलाउड है, 51 52 हो जाएगी। यही लास्ट डिजिट्स हो सकती हैं, सोच के देख लो भाई, सोच के देख लीजिए, राइट। यही लास्ट 2 डिजिट्स हो सकती हैं। 10s में 12 ही आएगा, 20s में 24 आएगा, 30s में 32 आएगा, 40s में 44 आएगा, 50s में 52 आएगा, दैट्स इट। तो बस 5 डिजिट नंबर बनाना है, 2 डिजिट फिक्स्ड है,
है ना भाई। तो ये 5 वेज 5, 5 वेज 5, 555, 125 यहाँ, 125, 125 5 बार आ गया यार, 125 इंटू 5 हो गया, क्योंकि 5 केसेस है, हर बार 5 रिपीटिशन अलाउड है। 625 हमारा आंसर बन गया। देखो क्या क्वेश्चन आया यार एडवांस्ड में, हलवा लगेगा अब तुम्हें, जो मैंने तुम्हें जिस लेवल का पीएनसी करवा दिया है। ये क्या है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। सेम क्वेश्चन नॉन रिपीटेड में भी बन सकता है। चलिए अगला देखते हैं, एक ये क्वेश्चन देखते हैं, एक ये क्वेश्चन देखते हैं। 2020 का अगेन, engineer is required to visit a factory for exactly 4 days during first 15 days of every month and it is mandatory that no 2 visits take place on the consecutive days। लगातार 2 दिन नहीं उसने जाना है, 15 में से वो 4 दिन जाना चाहता है, 15 में से 4 दिन जाना चाहता है, और लगातार 2 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन कौन सा किया था, जरा जल्दी कमेंट में बताइए। लगातार 2 वाले सेलेक्ट नहीं होने चाहिए। याद करो, जल्दी याद करो, याद करिए, बताइए कौन सा वाला किया था हमने। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे, वहां इनफैक्ट और डिफिकल्ट था वो, क्योंकि वहां क्विन डेकागन दिया था, पहला और लास्ट भी एक जगह मिल रहा था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है भैया 1 और 15 दिन फर्स्ट और 15 मिलेंगे, नहीं। तो हमें क्या करना है, हम मान लीजिए 4 एस ले लेते हैं और क्रॉस हम 15 कर लेते हैं, सॉरी 11 क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि टोटल 15 दिन है। क्रॉस मतलब जो दिन सेलेक्ट नहीं हो रहा है, और एस मतलब जो दिन सेलेक्ट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, 11 क्रॉस बना देने हैं, 11 क्रॉस के गैप्स में हमें 4 एस को अरेंज करना है, दैट्स इट, है ना। बिल्कुल ऐसे ही किया था, वहां और डिफिकल्ट था क्योंकि ये वाला और ये वाला सेम बन जा रहा था, तो हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ रहा था। यहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है। 11 का मतलब 12 गैप्स हो गए, 12C4 हो गया आंसर। आंसर क्या हो गया, 12C4 हो गया। 12 गैप्स में से कोई से 4 सेलेक्ट कर लिए। सो मान लो अगर ये यहां आया एस, यहां आया, यहां आया, यहां आया, इसका क्या मतलब हो गया, फर्स्ट डे जाएगा, सेकेंड डे नहीं जाएगा, थर्ड डे जाएगा, फोर्थ नहीं जाएगा, फिफ्थ जाएगा, सिक्स नहीं जाएगा, सेवंथ जाएगा। इस तरह से हर एक आपको अरेंजमेंट एक 4 डे का पैटर्न दे देगा। तो बस अब इसको कैलकुलेट कर लो भाई, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 3 जा 12 गया, तो 11 इंटू 5 इंटू 9, है ना। तो हमारे पास कितना आ गया, 45 इंटू 11, तो ये हो गया 450 प्लस, है ना, 45 इंटू 10 प्लस 45 हो गया, यानी कि 495 हो गया भाई। 495 होना चाहिए आंसर, 495 हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न का मैंने आपको कराया था, इनफैक्ट इससे डिफिकल्टी करा दिया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं 2021 का। S1 S2 S3 S4 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट SR इज NR। अच्छा, मतलब S1 में N1 है, S2 में N2 है, अच्छा इस तरह N2 N1 N2 N3 N4 निकालने हैं, हर एक सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। देखते हैं, तो S1 है IJ के बिलोंग्स टू 1 to 10, बस ये तो बड़ा आसान है भाई। तो मतलब फर्स्ट नंबर 10 तरीके से, दूसरा भी 10, सो N1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट, हर एक नंबर I भी 10 तरीके से सेलेक्ट, J भी 10, K भी 10, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 10 का क्यूब हो जाएगा बेटा 1000 हो जाएगा N1। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आया रेयर पीएनसी पे, N1 की वैल्यू 1000। N2 बोल रहे हैं, N2 मतलब S2 वाले सेट में IJ। अच्छा, अब इसमें I और J में भी रिलेशन है, चलो पहले S3 S4 निकाल लेते हैं, फिर S2 पे भी आ जाएंगे। S3 क्या है, IJ KL, 4 नंबर अब सेलेक्ट करने हैं। I1 से बड़ा ग्रेटर देन इक्वल, IJ KL में ऑर्डर दिया हुआ है, तो यानी 4 डिस्टिंक्ट नंबर सेलेक्ट करने हैं आपको। भाई आपको 1 से 10 तक 4 डिस्टिंक्ट नंबर सेलेक्ट करने हैं, ऑटोमेटिकली वो अपनी अपनी वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि सबसे छोटा I हो जाएगा, फिर J, फिर K, फिर L, ऐसा मैंने तुम्हें पहले भी करवाया था कहीं पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, IJ KL 4 डिस्टिंक्ट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, तो 10C4, तो N3 हो जाएगा 10C4, दैट्स इट। कोई अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर प्री डिटरमाइंड है। सबसे छोटा वाला N1, फिर उससे बड़ा N2, फिर उससे बड़ा N3, वो सॉरी सबसे छोटा वाला I, फिर J, फिर K, फिर L, 4 बस सेलेक्ट करके छोड़ दो। तो 10 9 8 7 4 3 2, तो 4 दूनी 8 कट गया, 3 3 जा 9, 210 210 आ रहा है भाई। N3 की वैल्यू 210 आ रही है, इन्होंने 220 दी हुई है, गलत है तो भाई, अनलेस टाइपिंग मिस्टेक हो। N3 ये आ गया। N4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेने हैं, IJ KL आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सो N4 क्या हो जाएगा, N4 हो जाएगा बेटा कि बस 4 सेलेक्ट कर लो, 10C4 कर लो, है ना, इंटू 4 फैक्टोरियल भी कर लो, या ऐसे सोच लो 10P4 कर लो, या अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप डायरेक्टली फंडामेंटल प्रिंसिपल लगा लो। पहला एलिमेंट 10 तरीके से, है ना, दूसरा 9 तरीके से, दूसरा 8 तरीके से, दूसरा 7 तरीके से,
इस तरह से 4 एलिमेंट्स आई जे के एल हमने सेलेक्ट कर लिए। ऑर्डर इसमें जो भी हो सकता है अपने आप ऑर्डर आ जाएगा, सेम आएगा, जैसे मर्जी कर लो, सेम ही बात निकल कर तुम्हारी आएगी। तो कितना हो गया भाई ये n4/12 कह रहे हैं 420 है, n4/12 निकाल लेते हैं 12, तो 4 दूनी 8, 3 3 9, तो ये हो गया 7 6 42, 420 हो गया। तो n4/12 420 ये भी बिल्कुल सही आया है बेटा। अब n2 रह गया, बस अब n2 निकालते हैं, n2 निकालते हैं भाई, ठीक है। सो n4 करेक्ट आ गया हमारा, n1 करेक्ट आ गया। n2 निकालने के लिए देखो अब उन्होंने क्या दिया हुआ है। n2 क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि i और j में भी एक रिलेशन दिया हुआ है, i और j में भी एक रिलेशन दिया हुआ है। तो हमें क्या दिया है, देखो ध्यान से सुनना भाई। अब इसमें फॉर n2 ऑब्वियसली i की वैल्यू पे डिपेंड करेगा j, तो हम क्या करते हैं यार, i को पहले फिक्स कर लेते हैं। सपोज i को 1 फिक्स कर लेते हैं, i इज 1, तो i अगर 1 है तो 1 लेस देन j प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 10। तो यहां से j की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, सोचो। अगर i 1 है तो j तुम्हारा 1 कुछ भी हो सकता है ना, i और j सेम भी हो ही सकते हैं, कहीं लिखा नहीं है। तो अगर मैं i 1 ले रहा हूं, j 1 भी हो सकता है, 2 3 4 अप टू कहां तक जाएगा, 8 तक जाएगा, क्योंकि जैसे ही तो j की वैल्यू 1 2 3 अप टू 8 तक जाएगी, क्योंकि 8 पे आते ही इक्वालिटी होल्ड हो जाएगी। 1 भी मिनिमम चलेगा, क्योंकि 1 से 1 लेस देन 3 आ जाएगा। तो i1 के लिए 8 केसेस बन गए हैं। i2 के लिए देखते हैं, i अगर 2 हो गया तो बेसिकली 2 लेस देन j प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 10। अगेन अब तुम देखो j तुम्हारा 1 से शुरू हो सकता है फिर से, और मैक्सिमम 8 तक ही जाएगा। सो j 1 to 8 फिर से 8 पॉसिबल वैल्यूज ही ले पाएगा। अब i 3 से चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही i को 3 रखोगे, 3 लेस देन j प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 10, तो अब j को 1 नहीं रख पाएंगे, क्योंकि 1 रखते ही 3 लेस देन 3 आ गया, विच इज फॉल्स, लेस देन इक्वल टू साइन नहीं है। सो j तुम्हें शुरू करना पड़ेगा 2 से लेके 8 तक, 2 से लेके 8 तक जाना पड़ेगा, यानी अब तुम्हारे पास 7 वैल्यूज। तो यहां पे भी 8 वैल्यू, यहां भी 8, इस केस से 7 आई, तो 8 8 7। अब अगले में अगर तुम समझदार हो, समझ चुके होगे, जैसे ही i 4 आएगा, अब एक कम होता जाएगा, बेसिकली i की वैल्यू 4 हुई, तो यानी 4 लेस देन j प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 10। तो j अब तुम्हारा 2 भी नहीं हो पाएगा, 3 से लेके 8 तक जाएगा, यानी 7 वैल्यूज अब हो जाएंगी। एंड सो ऑन, लास्ट में जब i को तुम क्या रख दोगे बेटा, i को तुम जब जाके 7 रखोगे, देखो जब i को 7 रखोगे, i को 7 रखोगे जब, तो 7 लेस देन j प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 10। तो j की सिर्फ कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी, j की वैल्यू 7 और 8 हो जाएगी, है ना, 6 भी हो जाएगी, 6 7 8। अच्छा तो और बड़ा रखते हैं, i को 8 रखते हैं, 8 रखेंगे तो भाई j की वैल्यू सिर्फ एक ही पॉसिबल होगी, दैट इज 9 और 10, सॉरी दोनों वैल्यूज पॉसिबल हो जाएंगी, 9 और 10, करेक्ट, 9 और 10 सेटिस्फाई कर रहे हैं। और i को लास्ट में 9 रखोगे तो j की सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल होगी, विच इज 10। सॉरी j की वैल्यू, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, 9 और 10 तो इसकी वैल्यू हुई ना, तो j की वैल्यू 7 और 8 हुई यहां पे, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ 8 वैल्यू से सेटिस्फाई करेगी बेटा, यानी एक एक करके कम होता जाएगा। आपका आंसर पहले दो में सेम आया, 8 प्लस 8 प्लस 7 6 5 4, इस तरह से तो सारे केसेस ऐड करके n2 आ जाएगा बेटा, 8 प्लस 8 7 6 5 4, ऐसे लास्ट में करते करते ये वाला 1 बन जाएगा। तो 8 प्लस 8 इंटू 9/2, करेक्ट, तो 8 प्लस 36 44, n2 की वैल्यू 44 आ रही है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए बी डी हमारा जो है आंसर सही हो गया, ए बी डी सही हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, फिर से सिलेक्शन का ही क्वेश्चन था 2021 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं 2022 का। 2022 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 में 2 आए थे भाई, एक मैं करा रहा हूं, एक होमवर्क में दूंगा। कंसीडर 4 बॉक्सेस वेयर ईच बॉक्स कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 2 ब्लू बॉल्स। ठीक है, हर एक बॉक्स में 3 रेड एंड 2 ब्लू बॉल्स हैं। ओके, 4 ऐसे बॉक्सेस हैं, ऑल 20 बॉल्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, सारी की सारी बॉल्स डिस्टिंक्ट हैं, सारे बॉक्सेस डिस्टिंक्ट ही हो गए। फिर इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 10 बॉल्स बी चोजन फ्रॉम दीज 4 बॉक्सेस
so that from each box at least one red and at least one blue ball is selected. अच्छा, एक लाल और एक ब्लू तो सब में से लेनी है, एक लाल और एक ब्लू तो लेनी है, हर एक में से लेंगे तो इंटू 5, यानी 10 बॉल्स तो ऑलरेडी, सॉरी इंटू 4, 4 बॉक्सेस थे ना, इंटू 4, 8 बॉल्स तो ऑलरेडी फिक्स्ड हैं। 8 बॉल्स तो हमें भैया किस बॉक्स से लेनी है तो पता ही है, फिर 2 बॉल्स एक्स्ट्रा हमें सेलेक्ट करनी है ना, क्योंकि हमें कितनी लेनी है, 10 बॉल्स लेनी है बेटा। ऐसे ही थॉट प्रोसेस चलेगा हमारा कि हमें 10 बॉल सेलेक्ट करनी है, 8 तो हमें पता ही है कहां से कहां नहीं है, सिर्फ उन 2 बॉल्स को देखना है कहां से निकलेंगी, वो हमें बस ध्यान रखना है। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, 2 बॉल्स हो सकती हैं कि यार एक ही बॉक्स से आ गई हो, या फिर 2 अलग अलग बॉक्सेस से आई हैं, यही तो हुआ होगा। सो केस वन, 2 extra balls are drawn from a single bag, और दूसरा केस ले लेंगे कि यार जो 2 बॉल है वो एक एक किसी 2 बैग में से निकाली गई हैं। चलिए तो मान लेते हैं अभी बैग B1 में से निकाली गई हैं, वो भी सेलेक्ट हो सकता है कौन से बैग में से निकाली जाए, है ना, बट पहले मान लेते हैं इस बैग में से हमें 2 एक्स्ट्रा बॉल्स निकालनी है। अब वो जो 2 एक्स्ट्रा हैं वो भी फर्दर कौन सी हैं, देखो अब अगर जो 2 एक्स्ट्रा निकाली जा रही हैं इसमें से वो हो सकता है 2 रेड प्लस 2 ब्लैक हो जाए। देखो हमें 2 तो निकालनी थी, इसमें से हम 2 एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, मतलब इसमें से 4 निकाल रहे हैं। सो या तो वो 2 रेड 2 ब्लैक हो जाए, या फिर 3 रेड 1 ब्लैक हो जाए, है ना, क्योंकि उल्टा तो हो नहीं सकता, 2 रेड और 1 रेड और 3 ब्लैक, क्योंकि ब्लैक है ही 2, हमारे पास है ही 2। तो अगर एक बैग में से 4 बॉल निकालनी है, इनमें से 4 बॉल निकालनी है, और आप चाहते हो एक एक तो आएगी ही रेड एंड ब्लू, तो हमारे पास 2 रेड 2 ब्लू हो सकती हैं वो 4 बॉलें, या 3 रेड 1 ब्लू हो सकती हैं। करेक्ट, इनका सिलेक्शन कर लेता हूं। सो 2 रेड 3C2 एंड 2C2 और की वजह से प्लस 3C3 इंटू 2C1, तो ये हो गया 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, यानी 5 वेज से तो मैं इस बैग में से बॉल सेलेक्ट कर सकता हूं, जो जिसमें से 4 बॉल सेलेक्ट कर रहा हूं, है ना। और जो नॉर्मल अब बचे हुए बैग में से तो 2 ही निकलेंगी भाई, जो B2 B3 B4 है वो में से तो हमें 2 ही निकालनी है, मिनिमम ही निकालनी है। तो B2 में से कितनी निकल जाएंगी, 3 रेड 2 ब्लैक इसमें भी है, तो 3C1 2C1, तो 5 तरीके से इस बैग से सेलेक्ट हुई, गॉट इट, 5 तरीके से इस बैग से सेलेक्ट हुई। और हमें क्या करना है, इसमें से हमारी 3C1 इंटू 2C1 हो गई, सो 5 इंटू, फर्स्ट केस का आंसर हो जाएगा 5, यहां से सेलेक्ट, एंड 3C1 इंटू 2C1, ऐसा 1 2 3 बार और हो जाएगा, क्योंकि टोटल 4 बैग्स थे, एक में तो 5 तरीके से आ गई और बचे हुए में यही आएगी, सेम क्यूब हो गया। और 1 इंटू 4C1 भी कर देता हूं, क्यों किया है 4C1, क्योंकि कौन से बैग से मैं रिपीटेड वाला निकाल रहा हूं भाई, मैंने तो अभी तो बैग 1 से निकाला है 4, क्या पता बैग 2 से 4 निकाली होती, क्या पता इससे, क्या पता, तो 4C1 तरह से वो बैग सेलेक्ट कर लिया जिससे मैं रिपीटेड बॉल्स निकालने वाला हूं, 4 बॉल्स निकालने वाला हूं। तो ये हो गया, कितना हो गया भाई, 6 का क्यूब 5 4 जा 20 इंटू 6 क्यूब हो गया है। अभी ये फर्स्ट केस का आंसर हमारा 20 इंटू 6 क्यूब आ गया है बेटा। ये कौन सा केस है, जब जो 2 एक्स्ट्रा बॉल्स हैं, 10 निकालनी थी, 8 तो पता है, जो 2 एक्स्ट्रा है वो एक ही बैग से निकली। अब मैं दूसरा केस ले लेता हूं, केस 2 एक्स्ट्रा balls are from 2 different bags, 2 अलग अलग बैग्स में से। अब हम पहले तो वो बैग सेलेक्ट करेंगे 4C2 तरह से, बैग 1 बैग 2 पहले मान लो सेलेक्ट हो गए, है ना, 4C2 तरह से हमने 2 बैग सेलेक्ट कर लिए, 3 रेड 2 ब्लैक थी इसमें भी 3 रेड 2 ब्लैक थी, राइट, 3 रेड 2 ब्लैक, राइट। अब मैं क्या चाहता हूं, कि मैं चाहता हूं कि यार एक एक्स्ट्रा इसमें से आए, एक एक्स्ट्रा इसमें से आए, ठीक है। अब वो एक्स्ट्रा भी क्या, मतलब सेम ही केस बन जाएगा दोनों का, एक का निकाल लेता हूं बस, तो एक एक्स्ट्रा इसमें पहले निकाल लेता हूं, इसमें से 1 एक्स्ट्रा का मतलब इसमें या तो 2 ब्लैक 1 रेड आई होगी, या फिर 1 रेड 2 ब्लैक आई होगी, क्योंकि 2 तो हम निकाल ही रहे थे, एक एक्स्ट्रा निकालनी है, राइट, तो वो एक एक्स्ट्रा या तो ब्लैक हुई होगी, रेड हुई होगी, उल्टा लिख दिया मैंने, सेम ही 1 ब्लैक एंड 2 रेड हुई होंगी, करेक्ट। तो ये कितनी हो गई होंगी भाई, 2 ब्लैक 3C2 2C1 प्लस 1 ब्लैक 2C1, एक सेकेंड यार क्या गड़बड़ कर दी मैंने, ब्लैक का था
2, तो 2C2 इंटू 3C1 प्लस 2C1 इंटू 3C2, ये हो गया 3 प्लस 2 इंटू 3 6 और 3 9 हो गए बेटा। ये क्या हो गए? 9 हो गए। यानी 9 तरीके से इस बैग में से मैं एक एक्स्ट्रा बॉल निकाल सकता हूं। तो इसमें भी 9 ही रहेंगे भाई, इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, इसमें भी 9 ही रहेंगे। सो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 4C2 तरह से तो आपने बैग सेलेक्ट करे थे, पहले बैग में से एक एक्स्ट्रा बॉल 9 तरीके से और इसमें से भी 9 तरीके से, मतलब टोटल बॉल्स जो हमें निकालनी है, इसमें से भी 3 निकालनी है, इसमें से भी 3 निकालनी है, और बचे हुए में से तो 3C1 2C1 होगा ही, उनमें से तो हमें एक एक बॉल ही निकालनी है और होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा। 4C2 भी 6 होता है, ये भी 6 6, तो 81 इंटू 6 क्यूब हो गया ये। दिस प्लस दिस शुड बी योर आंसर। सो फाइनल आंसर हो गया 6 क्यूब कॉमन 20 प्लस 81, तो 101 इंटू 6 क्यूब, 101 इंटू 6 क्यूब आ रहा है। लेट्स चेक। 100 प्लस 1 लिख दो ना इसे, 216, 21600 प्लस 216 168 21816 21816, ए ऑप्शन हमारा आ गया है बेटा, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया है करेक्ट। तो अच्छा क्वेश्चन था। सिलेक्शन का मैं बता रहा था ना तुम्हें कि 2022 में आया है रिसेंटली, यही क्वेश्चन आया है 2022 में सिलेक्शन का, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी अच्छा प्रॉब्लम था। अच्छा, इसमें जो मैंने 5 निकाला था ना, मैंने 2 केस बना के निकाला। इसका एक स्मार्ट तरीका भी था कि भाई हम डायरेक्ट 5 बोल सकते थे। यार हमें क्या करना था, इस बैग में से 4 बॉल निकालनी है सच दैट कम से कम एक एक दोनों आए। तो यार अब कॉमन सेंस लगाओ, 4 बॉल डायरेक्ट निकाल लो, 3 और 2 5, 5C4, 5C4 ही आंसर था। बस तुम्हें केसेस वेसेस बनाने की जरूरत नहीं थी। जो मैंने यहाँ 5 इतना बड़ा करके निकाला, 2 लाइन एक्स्ट्रा लगी, हालांकि मैं कह रहा हूं डायरेक्ट 5C4 कर लेते। कैसे सर? अरे भाई कम से कम एक बॉल तो सेलेक्ट होगी ना, क्योंकि तुम 4 सेलेक्ट करना चाहते हो, एक वैरायटी 3 है, एक वैरायटी 2 है, सो एटलीस्ट 1 तो सेलेक्ट हो ही गई होगी। सो डायरेक्ट 5C4 भी हम 5 को लिख सकते थे रादर देन दीज 2 केसेस। हम डायरेक्ट भी बेटा लिख सकते थे, राइट, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। आई होप आपको ये बात क्लियर है। इसमें भी यही कर सकते थे। डायरेक्ट 9 कैसे ला सकता था मैं, देखो डायरेक्ट 9 कैसे ला सकता था भाई, आपके पास 5 बॉल हैं, आपको 3 सेलेक्ट करनी है, तो टोटल माइनस करके, है ना। तो 5C3, 3 बॉल सेलेक्ट करी, और उसमें से बस एक केस हमारा यूजलेस था, जब तीनों रेड बॉल सेलेक्ट हो गई, है ना, तीनों रेड हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, वो नहीं चाहते हम, तो वो एक केस माइनस कर देते। 5C3 माइनस 1 भी 9 ही होता है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट ठीक है, ये ज्यादा थॉट प्रोसेस इसमें ज्यादा लगता है, ज्यादा इजी लगता है ये करना। दोनों तरीके ठीक है। चलो अगला, अगला भाई, in a hotel 4 rooms are available, 6 person are to be accommodated in these 4 rooms in such a way that each of these room contain at least 1 person and at most 2 person। अच्छा, 6 लोगों को 4 कमरों में बंद करना है, समझ गए, ग्रुपिंग का क्वेश्चन लग रहा है। एटमोस्ट तो कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 2, तो 1 1 1 3 ये ग्रुप तो बन नहीं सकता, क्योंकि एक कमरे में 3 नहीं ठूसे जा सकते भाई। उसने बोला है दैट एटमोस्ट 2 लोगों को ही जाना है, तो 1 1 2 2 की ग्रुपिंग करनी है, बस ये वाली तो हटा दो, 1 1 2 2 की ग्रुपिंग करनी है। 6 लोगों को इस तरह से ग्रुप में डिवाइड करना है बेटा, 6 लोगों को इस तरह के ग्रुप में डिवाइड करना है। सो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और 2 इक्वल 2 इक्वल, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्यों इंटू 4 फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि चारों रूम्स भी तो डिस्टिंक्ट हैं, कौन से 2 किस रूम में जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये हो जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल होता है 720 इंटू 4 3 2 अपॉन 16 हो गया है, 4 दूनी 8, 2 गया 360 इंटू 3, 360 इंटू 3, 0 8 1 कैरी 1080 हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। सो डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ग्रुप का सीधा सीधा क्वेश्चन आया था 2020 के अंदर। देख रहे हो कितने क्वेश्चन आए हैं 2020 में, एक ये था और एक तुम्हारा ये था और एक तुम्हारा, अच्छा ये वाला 18 का था, सॉरी, ये 2 आए हैं 2020 में। अब एक इसका सिमिलर क्वेश्चन ना, एक इसका बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारा जो है 2024 में भी आया है, वो भी करवा देता हूं। कहाँ गया 2024 वाला ही ग्रुपिंग्स का, अरे यार कहाँ गया,
2024 का, हाँ ये रहा, 2024 का ग्रुपिंग्स का कर देते हैं। चलो पहले वाला कर लेते हैं। 2024 का ग्रुप में ही पूछा गया है। देखो क्या है क्वेश्चन, इस बार 9 स्टूडेंट्स हैं S1 से S9 टू बी डिवाइडेड इनटू 3 टीम्स, X Y Z में उन्हें डिवाइड करना है और आप ये चाहते हो 2, 3 और 4 रिस्पेक्टिवली, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 ही जाए रिस्पेक्टिवली। मतलब अब तुम्हें अरेंजमेंट नहीं करना है भाई, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वही है। इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4 रिक्वायरमेंट है। S1 कांट बी सेलेक्टेड फॉर X, S1 जो स्टूडेंट है वो इस टीम में नहीं आना चाहिए भाई, ठीक है। S2 कांट बी सेलेक्टेड फॉर टीम Y, ठीक है। तो अब या तो सीधा कर लो, या मेरे मन में तो आ रहा है टोटल माइनस कर लेता हूं। दोनों मेथड से किया हुआ है मैंने, दोनों से हो जाता है भाई। देखो तो टोटल माइनस करता हूं, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। और कोई भी इक्वल ग्रुप है नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है, सिर्फ डिवीजन करना था। अगर मैं टोटल में से माइनस कर दूं तो मेरा आंसर हो जाएगा टोटल माइनस एन ए यूनियन बी। व्हाट इज ए, जब ए है, जब x1 x टीम के अंदर S1 को डाल दिया तो ए इज S1 गोज टू टीम X। सर हम तो चाहते हैं वो ना जाए, हाँ तो तभी तो टोटल में से माइनस कर रहे हैं ना। हम चाहते हैं कि S1 ना जाए तो हम उसको भेज देते हैं, माइनस कर देंगे। और बी सेट ले लेते हैं कि दूसरा क्या था, S2 कांट बी सिलेक्टेड, S2 गोज टू टीम Y, वो Y में भेज दिया। तो अगर इन दोनों का यूनियन माइनस कर दिया तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, नहीं जाने वाले केसेस मिल जाएंगे। सो ए यूनियन भी हम अगर माइनस कर दें, चलो तो Na निकालते हैं। Na क्या हो जाएगा बेटा, Na हो जाएगा, चलो यहां लिख लेता हूं Na। मतलब अब आपको क्या चाहते हो, यहां S1 को पहले से बैठा दो, A मतलब S1 गोज टू X, इसको यहां बैठा दिया। तो अब बचे कितने बच्चे, बचे हमारे पास सर 8 बच्चे, उसमें से 1, 3, 4 की ग्रुपिंग्स करनी है। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 8, 7, 6, 5 अपॉन 6, तो 8 इंटू 35 हो गया है ये Na। Nb बिल्कुल ऐसे ही अब हम कर देते हैं, इसको यहां बैठाने की जगह अब हम S2 को यहां बैठा देते हैं बेटा। तो हमें क्या करना है अब, 2, 2 क्योंकि एक तो आ चुका, 3 नहीं, 2, 2, 2, 4 के ग्रुप में 8 लोगों को डिवाइड करना है। 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब 2 इक्वल ग्रुप्स हो गए सर, ये तो 2 इक्वल ग्रुप्स हो गए। क्या एक 2 फैक्टोरियल नहीं लोगे, नहीं लूंगा, क्योंकि दोनों इक्वल ग्रुप्स है नहीं एक्चुअली। उसमें बैठा हुआ S2, उसमें कोई नहीं बैठा हुआ, तो वो दोनों ग्रुप्स अब डिस्टिंक्ट ही माने जाएंगे बेटा। तो इतना ही लिखेंगे, 8, 7, 6, 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल तो कट गया, एक 4 बच गया, 4 दूनी 8, तो 12 इंटू 35 बन गया है, 12 इंटू 35 बन गया। और फिर ए इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं, तभी तो ए यूनियन निकल कर आएगा। ए इंटरसेक्शन भी मतलब S1 यहां बैठा दो, S2 वहां बैठा दो, तो बचे जो 7 बच्चे उनको 1, 2 और 4 ग्रुप में डिवाइड कर दो। 7, 6, 5, ये क्या है, बिल्कुल दिमाग बिना लगाए वाला मेथड है, अपना करते जाओ करते जाओ, आ जाएगा आंसर। तो 3 इंटू 35 हो गया, ये 3 इंटू 35 हो गया, करेक्ट। तो ए यूनियन बी दिस प्लस दिस माइनस दिस हो गया। सो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बेटा, ए यूनियन बी हो जाएगा, 35 कॉमन ले लो, 12 और 8 20 माइनस 3 17 इंटू 35 हो गया बेटा। ये क्या होगा, सो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा, फाइनल आंसर हो जाएगा 9, 8, 7, 6, 5, 4 फैक्टोरियल कट गया, ये 2 इंटू 6 हो गया, 2 इंटू 6 और इसमें माइनस कर दिया 8 इंटू 35, करेक्ट। 6 गया पूरा का पूरा, और 2 4 जा 7 पंजे 35, 9 4 जा 36, तो 36 इंटू 35 माइनस 35 कॉमन ही ले लो, 35 कॉमन, सही बोल रहा हूं ना भाई, 7 पंजे 35, 9 4 जा 36 माइनस 8, 36 माइनस 8, तो 35 इंटू 28, ये होना चाहिए यार आंसर। 35 इंटू 28 देख लो कैलकुलेटर से करके, 35 इंटू 28 क्या होता है, 35 इंटू 28 होता है 980। देखें 980 है क्या आंसर, अरे यार एक सेकेंड, कहां गलती कर दी, अरे यार 8 इंटू 35 क्यों माइनस किया मैंने, Na क्यों माइनस कर दिया, 17 इंटू 35 करना चाहिए था ना ये,
तो 17 गया, 35 कॉमन, 36 माइनस 17 19 हो गया, 19 इंटू 35, अब शायद आ जाना चाहिए, देखो 19 इंटू 35 होगा, मैंने लास्ट लाइन में जल्दबाजी कर दी, 665। 665 हमारा आंसर बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है, पूरा कर दिया था, लास्ट में वैल्यू मैंने ए यूनियन बी की डालने की जगह एन ए की डाल दी थी। तो दिस इज लेंथियर, अगर तुम डायरेक्ट करोगे ना छोटा पड़ेगा। डायरेक्ट कैसे करेंगे सर? भाई तुम्हें S1 ऐसे करना है, देखो मैं हिंट दे रहा हूं तुम्हें, S1 इसमें नहीं जा सकता, तो यहां गया होगा या यहां गया होगा, ये दो केस बना लेना है ना, और अगर S1 यहां गया होगा तो S2 यहां गया होगा, ये मान लेना, समझ गए ना, S1 यहां S2 यहां, या बेसिकली S1 S2 के केसेस बन जाएंगे ना यार, S1 यहां S2 यहां, S1 यहां S2 यहां, करेक्ट, S2 सॉरी यहां जा नहीं सकता, S2 यहां होगा फिर, तो इस तरह से आप केसेस बना सकते हैं, केसेस बना के भी वो सॉल्व हो जाएगा, 2-3 केस बन के हो जाता है, बट ये मुझे ज्यादा इजी लगता है सोचना, लेंथियर है बट ये। चलो अगला देखते हैं। देखो एडवांस में मैं तुम्हें बार बार कहता हूं 2-4 लाइन सर छोटा वाला करा दो ना, ये मेंस में होता है, एडवांस में जो सोच पाओ ना वो बढ़िया है, चाहे वो 2 लाइन ज्यादा ही क्यों ना हो, वहां पे एग्जाम में बैठ के तुम्हें शॉर्टेस्ट मेथड नहीं अप्रोच आएगी, वहां पे तुम्हारा माइंड जैसे सोचता है वैसे ही सोचेगा बेटा, तो अपना थॉट प्रोसेस जरूर बताइए, कमेंट्स में डिस्कस भी करिए, ताकि आपको पता लगे यार आप सही सोच रहे थे या गलत, आपको मेरा मेथड समझ आ गया, कई बार ऐसा हो सकता है आप सोच रहे हो कुछ, क्या पता उससे भी आंसर आ जाए, तो वो मेथड छोड़ो मत बीच में, उस मेथड को भी कंटिन्यू रखो, और जब तक उसमें कोई गलती ना मिल जाए या उससे भी आंसर ना आ जाए, ठीक है, बीच में मत छोड़ दो कि यार सर ने तो बता दिया, इनका तो आ ही गया, चलो अपना छोड़ देता हूं, ऐसे मत करना बेटा, ठीक है, एडवांस में। चलो 6 cards and 6 envelopes are numbered, 1 2 3 4 5 6 cards are to be placed in envelopes so that each envelope contains exactly 1 card, no card is placed in the envelopes, ठीक है, डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, मोर ओवर द कार्ड 1 ऑलवेज प्लेस्ड इन एनवेलप नंबर 2, ठीक है, तो D6 तो होना ही है, और D6 में क्या होता है, हर एक कार्ड के पास 5 ऑप्शंस होते हैं भाई, 1 जो होगा वो 1 पे नहीं जाता, इन सब में से किसी पे जाता है ना, बट आप चाहते हो कि 1 वाला हमेशा 2 पर ही जाए, तो इसका एक शॉर्टकट बताया था मैंने क्लास में, भाई 1 वाला अगर हमेशा ही 2 पे जा रहा है तो 1 के पास इक्वली लाइकली ऑप्शन थे ना 5, तो 1/5 बार जा रहा होगा, बस D6/5 कर दो, D6/5 कर दो, बस आंसर आ जाएगा, खत्म, शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है, क्योंकि बराबर बार वो 2 में जा रहा होगा, बराबर बार 3 में, क्योंकि 2 3 4 5 6 1 के लिए इक्वली लाइकली है, उनके लिए कोई फर्क नहीं है, सो 1/5 बार वो हर एक में गया होगा, तो D6/5, D6 कल भी निकाला था आई थिंक, 265 आया था आई थिंक एक क्वेश्चन में ना, 265/5, 53 सी ऑप्शन होना चाहिए, देखें सी ऑप्शन हमारा आंसर सही आ गया, सी आंसर आ गया भाई, ठीक है, समझ गए हैं आप ये क्वेश्चंस। चलो अब 1-2 क्वेश्चंस और करा देता हूं, चलो बाकी तो होमवर्क में भी कर सकते हो, ये वाले सारे क्वेश्चंस तुम बहुत बेसिक भी आए हुए हैं, देखो ये कॉम्बिनेशन का बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला तो आप होमवर्क में ही करेंगे, मैं आपको ये वाला करवा देता हूं, चलो एक ये वाला करा देते हैं, 2017 का ये करा देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, 1 से लेके 9 तक, के 1 से लेके 5 तक है, एन के बी द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस ईच कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स आउट ऑफ विच एग्जैक्टली के आर ऑड। अच्छा 5 एलिमेंट्स का सेट बनाना है, देखो लैंग्वेज ही मुश्किल होती है इन क्वेश्चंस में, 1 से लेके 9 तक है और के 1 से 5 है, एन के नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस ईच कंटेनिंग 5 एलिमेंट आउट ऑफ विच के आर ऑड, तो N1 का मतलब हो गया कि 5 एलिमेंट का सबसेट बनाओ, 1 इज ऑड, एक ऑड नंबर है, बाकी सब इवन है, N2 का मतलब क्या हो गया, 2 ऑड है, 2 ऑड है उसके अंदर, करेक्ट, N3 का मतलब क्या हो गया, 3 ऑड है, तो आपको क्या करना है, N1 प्लस N2 प्लस N3 अप टू N5 निकालना है, तो एक ऑड नंबर पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, कितने हैं भाई, 9 में से 5 ऑड नंबर है, तो 5C1, N1 क्या हो जाएगा बेटा 5C1, एक तो हमने ऑड नंबर सेलेक्ट कर लिया, बट टोटल 5 नंबर सेलेक्ट करने थे 5, तो बचे 4 ऑड इवन ही होंगे, तो 4 के 4 हमें इवन लेने पड़ेंगे, ये N1 हो गया, करेक्ट, N2 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो सम, N2 हो जाएगा कि 2 ऑड लेने हैं और 3 आपको इवन नंबर लेने हैं, करेक्ट, 3 आपको इवन नंबर लेने हैं, 5 रहेगा, और 5C3 4C2 5C4 4C1 एंड लास्ट वाला 5C5
इंटू 4C0। करेक्ट, सही है, सही है। अब इसका डायरेक्ट आंसर तुम लिख सकते हो, देखो करने की भी जरूरत नहीं है, बाइनोमियल सीरीज थोड़ी सी लगाओ। ऊपर वालों का सम 9 है और नीचे 5 फिक्स्ड है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट नीचे वाले का कांस्टेंट है, तो ये डायरेक्ट आंसर होता है कि आप इसको 9C5 लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये ट्रिक कैसे लगा दी सर, डायरेक्ट 9C5 कैसे बोल दिया इस सम को? बाइनोमियल थ्योरम में तुमने सीखी होगी, याद करो सीरीज। सो 9C5, जिनको नहीं आती अभी बता रहा हूं, अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 63 इंटू 2, 126। डी ऑप्शन मेरा आ रहा है, 9C5 का डी ऑप्शन आ रहा है। अब ये डायरेक्ट ट्रिक क्या है सर? ये देखो, इसको ना हम एक पीएनसी के क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर लेते हैं इस सीरीज को। बेसिकली एक ऐसा क्वेश्चन बन गया कि 5 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं, एक क्लास मान लो जिसके अंदर 5 बॉयज 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। आप क्या सेलेक्ट कर रहे हो? 5 बच्चे सेलेक्ट कर रहे हो, सेलेक्ट 5 किड्स। तो ऑब्वियसली 9C5 हो गया, बट यही चीज उसको उल्टा करके लिखी है, केस बाय केस बना के लिखी है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 बॉय 4 गर्ल सेलेक्ट कर रहे हो आप, इसका मतलब 2 बॉय 3 गर्ल, 3 बॉय 2 गर्ल, 4 बॉय 1 गर्ल। तो सारे केसेस अगर मैं ऐड कर लूं तो 9C5 ही आना चाहिए, टोटल सिलेक्शन ही मिलने चाहिए, है ना। तो ये ट्रिक होती है। आई होप आपको ये ट्रिक आती है, रेगुलर क्लासेस में ये ट्रिक सिखाई गई थी। 9C5 हो गया है बेटा। नहीं आती तो बाइनोमियल का लेक्चर देख लो कहीं पे, वहां पे ये ट्रिक अच्छी तरह से बताई गई होगी। चलिए, तो ये हो गए हैं अपने सवाल। आई थिंक अब तुम लोग कर ही लोगे यार ये सब क्वेश्चंस, ऐसे कुछ इसमें खास है नहीं। 2017 में देखो एक ये और आया था। तो अब मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस, काफी सारे यार करवा दिए मैंने तुम्हें पीएनसी में, है ना। एक एक क्वेश्चन के अंदर लंबे लंबे करवा दिए क्वेश्चंस। 2017 में ये वाला आया था, ये करिएगा। 2022 का ये फंडामेंटल प्रिंसिपल का है, करिएगा। 19 का, ये भी 19 का है, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। 14 का, ये तो आसान लग रहा है। ये वाला तो हाँ इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड, सीधे सीधे सिलेक्शन ऑफ कमेटी करनी है जैसे एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं। और ये भी इजी सा 2008 का है। चलिए, तो ये सारे सवाल करके आई थिंक ये भी हो जाएगा, बहुत सिंपल है। 2016 का सिलेक्शन का क्वेश्चन है, 4 लोगों की टीम सेलेक्ट करनी है। तो ये सब भाई होमवर्क में लगा लेना। तो अब पीएनसी हमारा हो गया है देखो खत्म, ठीक है। काफी सारे ब्रेन टीजर्स मैंने तुम्हें इस चैप्टर में कराए हैं, डिफिकल्ट करवाए हैं। वैसे ही चैप्टर अपने आप में डिफिकल्ट होता है और इसमें थोड़े ब्रेन टीजर और ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, बट अगर आपको भी डिफिकल्ट लगे कोई नहीं, मुझे भी लगे, सबको लगते हैं वो, ठीक है ना। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने वो जर्नी पार करी है, और अब एडवांस के जब तुम करोगे तो आई एम श्योर आपसे 50-60% बेटा क्वेश्चन आराम से होंगे। एडवांस में इतने भी हो गए बहुत होते हैं, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चंस को जरूर करिएगा, और जैसे ही आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाती है वो भी आप लगाइएगा। ये हमारा चैप्टर हो गया है समाप्त, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एक वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। और जेई में आजकल, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर चैप्टर में बताया था कि पीएनसी और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं बेटा, तो इसलिए इसको आप अच्छी तरह करिए, और प्रोबेबिलिटी आएगा उसको भी अच्छी तरह करिएगा। अब हम मिलेंगे कुछ दिन बाद, ब्रेक के बाद, और टीचर्स आपकी क्लासेस लेंगे कुछ दिन, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेटा। आप बिल्कुल बढ़िया करके मेहनत करके पढ़ते रहिए, जैसे आप लोग लगे हुए हैं वैसे ही लगे रहिए। एडवांस का पेपर नज़दीक है, ये समय है बेटा अपने फुल मोटिवेशन करने का, अपने अंदर की एक एक एनर्जी निकालने का, ताकि आप अपना बेस्ट दे पाएं। ये समय वापस नहीं आएगा, इसको बिल्कुल वेस्ट मत करो यार। अब जितने दिन कभी भी वेस्ट कर दिए, अब आज से ठान लो सर एक भी दिन वेस्ट नहीं करेंगे, फुल एफर्ट मारते रहेंगे, ठीक है। चलिए, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।